दिखने में कैसे थे वो लोग? दिखने में आर्मी के जैसे थे। अब खोलने के बाद मुझे कार्गो दिखाई दी उसकी। अब कार्गो थी मिलिट्री वाली। तो मैं समझ गया, मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चल ये तो जवान है। पूरी रात टेंशन में रहा। हिंदी भाषा में बताए तो आतंकवादी। वो मार भी सकते थे। हाँ, हो सकता था कि मामा हिंदू देख के मार सकते थे। मुठभेड़ हो रही थी, बढ़िया आवाज आ रही थी गोलियों की, धड़ धड़ एकदम से। फुल्ली AK-47 थी। वो बस कारण ये था कि शायद क्योंकि हमारे पास हमारे हाथों में जो कलावे थे तो वो ढके हुए थे, क्योंकि हमने पूरी शर्टें पहन रखी थी, तो शायद वो देख नहीं पाया कि हिंदू है। और मैं दाढ़ी रखता हूँ, उसे लगा कि भाई कोई ना कोई कश्मीरी है, कोई मुस्लिम से। वहाँ आसपास के गाँवों में खबर रहती है, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ ना रुके और हमारे बारे में पता ना हो किसी को, सबको पता थी। तो गाइस ये रियल घटना है जो इन्होंने फेस करी थी, कोई फेक स्टोरी नहीं बता रहे हैं यहाँ पे हम। गुलमर्ग में नीचे से घोड़े करके नीचे से तय कर लोगे ना, मैं पहाड़ी पे स्केटिंग करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, तो लुट जाओगे। आपको सुननी नहीं है उनकी। देखो, जो भी टूरिस्ट अगर कोई गुलमर्ग घूमने जा रहा तो भाई साहब वो ध्यान रखे कि शाम को 6 बजे से पहले वो पहाड़ पे से उतर के अपने घर को पहुंचाए। वे जानबूझ कर रोकना चाह रहे थे हम, ताकि ये यहाँ होटल वालों को पैसे देकर रुके हैं, कुछ कमीशनबाजी मिला है। लेकिन जब लोगों ने जवाब दिया तो इंस्पेक्टर कहने लगा ठीक है, हम आपके लिए अकोमोडेशन देंगे, हम आपको फ्री रुकवाएंगे, देख लेना, यहाँ का कुछ पता नहीं, यहाँ भरोसा नहीं है, गोली कहाँ से आएगी, कैसा आएगी। मैंने कहा हमने भी कह दी, हम उत्तर प्रदेश के, हम कौन सा गोली से डरे हैं, मरेंगे मार देंगे, कौन सी आबादारी छोड़ दो, हम तो हम गोली का रास्ता मोड़ दें। उत्तर प्रदेश को नाम नहीं तोड़ी है। उन्होंने इस काम को करने की कोशिश हमारे साथ भी की थी, जो लोकल की पुलिस थी। इन्होंने कहा कि तुरंत एकदम से गाड़ी में चला दिया, क्या हनुमान चालीसा। शेरों ने जोर जोर से हाथ के पटकाने लगा शेरों। सब मेरा मानना ये है, अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो ना तो भाई साहब पहले किसी ट्रैवलर की वीडियो देख लो, वो तुम्हें सारी चीजें बता देगा। पहली बार गए और पहली बार हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। हम गए कश्मीर से, आए मनाली से, मतलब हिमाचल से होते हुए। क्या हाल है मित्रों, तो लेकर आ चुके हैं नया पॉडकास्ट, और आज बहुत तगड़ा पॉडकास्ट होने वाला है, धमाकेदार। और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हमारे अश्वनी भाई और सुमित जी। आज काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं इन दोनों से, जानेंगे इनके ट्रैवल एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जानेंगे। और कश्मीर के बारे में, जो कि एक काफी खतरनाक जगह है, अभी रिसेंटली अटैक भी हुआ है, तो जानेंगे कश्मीर की सच्चाई, अंदर के लोगों की क्या सोचते हैं वहां के लोग, और कैसा बिहेव करते हैं वो टूरिस्ट के साथ और हिंदुओं के साथ बेसिकली। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, MT शो में, दोनों भाइयों का। तो क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया एकदम, सब अच्छे हैं, जोरदार है एकदम। तो अश्वनी भाई और सुमित भाई बताइए, आपकी इंडिया में आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन सी जगहों पर, सिटीज में, कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहां के बारे में थोड़ा बताइए हमारे। मनु भाई, हम घूम चुके हैं गोवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर हम घूम चुके हैं। और जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस हमारा रहा है वो रहा है हमारा लद्दाख के अंदर, कश्मीर के अंदर, लेह के अंदर। जो हमने चीज़ें वहाँ देखी वो चीज़ें अपने आप में देखने योग्य हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा वो रोमांचक जिसे कहते हैं भाई साहब, वो हमारा टूर रहा। तो जैसा कि कश्मीर के बारे में बोलते हैं कि काफी खतरनाक जगह है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कश्मीर में? क्यों आप कश्मीर भी रुके थे वहां पे? हम कश्मीर में रुके थे। कश्मीर में एक गांव है बिरवा। बिरवा एक ऐसा गांव है कि जहां पर यह बताया जाता है, अगर इतिहास में देखा जाए तो उसे ये कहा जाता है कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया तो उस गांव से ही शुरुआत की गई, और उस गांव का नाम है बिरवा। हम 4 भाई गए थे, मैं, सुमित भाई साहब और मेरा मामा जी का बेटा जिसका नाम सुधांशु पाल है, और एक हमारा मित्र है शेरू पठान जो मुस्लिम है। हम 3 हिंदू, एक मुस्लिम आदमी गया था वहां पे। और बिरवा गांव में जो शेरू भाई है हमारा, उसकी एक बहन रहती है वहां पे, तो हम उनके ही रुके थे। ये बिरवा कहाँ पड़ता है वैसे? बिरवा कश्मीर में पड़ता है जी, श्रीनगर से 35 किलोमीटर आगे। कश्मीर का एक गांव होगा एक बेसिकली। हाँ, श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर है। तो वहां रुके थे हम, वहां उनकी बहन रहती है, तो हम बहन के ही रुके थे। हम वहीं गए थे जी बिरवा गांव में। तो बिरवा गांव को बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। हम यहाँ से 4 भाई निकले, और 4 भाई रातों रात हम नॉन स्टॉप सीधा हमने श्रीनगर में रुके। उससे पहले रुके नहीं। श्रीनगर से 35 किलोमीटर हम रात को पहुंचे बिरवा गांव में, करीब भाई साहब 2 बज रहे होंगे, 2 बजे के समथिंग हम वहाँ पहुंचे। 2 बजे दोपहर के? रात के 2 बजे। रात के दोपहर के। और रात के 2 बजे देखने का जो मजा है भाई साहब, कश्मीर श्रीनगर में पहले गए हम लाल चौक। तो लाल चौक में जैसे ही वहाँ पहुंचे, बताते हैं कि भाई यहाँ कोई भी झंडा नहीं फहराता था, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन हमने जो आज का दृश्य है वहाँ इतने देखने लायक है कि बड़ा सुंदर नजरिया है। वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे हैं एकदम। आप कौन से महीने में गए थे? हम गए थे वहाँ पे जून के महीने में गए थे।
मतलब ठंड रही होगी थोड़ी बहुत। हाँ, बड़ी अच्छी ठंड है वहाँ पर। वेदर वहाँ कैसा रहता है? वेदर मतलब अपने हमारे यहाँ के मौसम के अनुसार टेम्परेचर डाउन रहता। और जिस समय हम गए थे उस समय वहाँ गर्मी पड़ रही थी। और जब हम वहाँ पहुंचे तो पहले हम लाल चौक पर रुक कर रात को रुके। हम लाल चौक पर हमने जगह देखी। लाल चौक बड़ा सुंदर बना रखा, बहुत बढ़िया। आज के समय में मिलिट्री खड़ी रहती है वहाँ पे। फिर लाल चौक से हम सीधा रास्ता पूछते पूछते हमने मैप लगा रखा था, क्योंकि वहाँ नॉर्मल नंबर तो चलते नहीं। तो वहाँ चलती है पोस्टपेड सिम। वहाँ नॉर्मल आपका सिम नहीं चलेगा, वहाँ चलेगी BSNL सिम। BSNL की सिम चलेगी या आपकी कोई भी पोस्टपेड सिम चलेगी, या कश्मीर से आपको सिम लेनी पड़ेगी, वही चल पाएगी। नॉर्मल सिम नहीं चलती, नेटवर्क नहीं आते वहाँ पर। तो जब हम रात को भैया वहाँ से निकले तो हमने सिम तो पहले ले लिया था, क्योंकि जो हमारे साथ जो शेरू लड़का था उसके पास, उसकी बहन कश्मीर में रहते, तो एक सिम उसके पास था ही था, पहले से था। तो वो सिम हमने रिचार्ज करवा लिया, वो हम लेके चल दिए। तो जब हम वहां से लाल चौक से निकलते हुए जब गांव की तरफ गए तो गांव में हम बिरवा में घुसे। हमें तो पता नहीं था बिरवा कौन सा गांव है, कैसा गांव है, क्या है। तो जब हम गांव में घुसे तो भाई साहब दृश्य बताओ कैसा था। रात के समय में जब हम वहाँ पहुंचे तो सीधे हम वहाँ के यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस थी और वहाँ CRPF थी। हमारी गाड़ी घेर ली गई। और जब गाड़ी घेरने के बाद में जो हमारा व्यक्ति था, 3-4 लोग थे हम, अश्वनी भाई अपने ये ड्राइविंग कर रहे थे, और दूसरे बारे हमारे थे सबूत यानी कि सुधांशु भाई थे। तो गाड़ी को ही रोक लिया था? हाँ, गाड़ी को रोक लिया उन्होंने गांव में घुसने से पहले ही। हाँ, अंदर ही। जैसे हम गांव में घुसे तो गांव में बिल्कुल अंधेरा छा रहा था, लाइट नहीं होती भाई साहब वहां पे। पूरे गांव में गाड़ी, हमारी रात को गाड़ियां चलती नहीं, क्योंकि भैया वहां तो मिलिटेंट्स का। कितने बजे की बात है? रात को 1:30 से 2 2 बजे। वहां तो मेरे हिसाब से 6-7 बजे ही बंद है वहां पे, अंधेरा हो जाता। जब हमने गाड़ी में गए तो गाड़ी हमारी चल रही थी रोड में, और कोई गाड़ी में दिखाई नहीं दी उस गांव में। छोटी सड़क थी और दाब हमने गाड़ी भगा रखी थी। जैसे हम गांव में घुसे भाई साहब, गांव में घुसते ही साथ हमने जैसे हम जहां मैं लोकेशन भेज रखी थी, हम उस लोकेशन पे पहुंचे। हमें घर तो पता नहीं था कहाँ था। बस जैसे हमने गाड़ी वहां रोकी, गाड़ी की लाइट सामने पड़ी, सामने देखी तो भाई साहब CRPF और जम्मू की पुलिस। जम्मू की पुलिस और CRPF में ये डिफरेंस है। जम्मू की जो पुलिस होती है, कश्मीर में जो पुलिस होती है वो जम्मू और कश्मीर दोनों की हो। हाँ, जम्मू कश्मीर की पुलिस होती है, वो जब पूरा स्टेट है ना भाई साहब, वो तो CRPF अलग काम करती है उनके साथ में, और जम्मू कश्मीर अलग काम करती है। जम्मू कश्मीर का जो पुलिस का काम है वो प्रायोरिटी बेस पर होता है, CRPF बाद में काम करती है, रहती है उनके साथ में ही। तो जैसे ही वो पुलिस का ब्लैक ड्रेस में होती है जम्मू कश्मीर में, तो जैसे ही उन्होंने हमारी गाड़ी देखी भाई साहब, उन्होंने हमारी गाड़ी देख के सतर्क हो गए, तुरंत AK-47 निकाल लिया उन्होंने। अच्छा जी। हाँ, एक हम तो सारे बैठे थे गाड़ी में। अब उन्होंने AK-47 ऐसे तान के, और मैं तो डरता नहीं भाई साहब, मैं तो तुरंत उनकी गाड़ी जो है, मैंने देखा अच्छा पुलिस खड़ी है, कोई बात नहीं। जब हम गलत नहीं है तो हम डरे क्यों किसी से? सही बात है। हमने गाड़ी जो है उनके बराबर में लगा ली। तो वो सोच रहे थे पता नहीं कौन है कौन नहीं है। मैंने बराबर में लगा के विंडो डाउन करी। मैंने कहा बताओ जी भाई साहब। तो CRPF में कहाँ जाओगे आप? मैंने कहा जी बिरवा। CRPF ने लगाई थी या पुलिस वालों ने? नहीं, सब साथ ही रहे आर्मी हैं। वालों ने। अच्छा, दोनों नहीं। CRPF और जम्मू जो पुलिस है, जम्मू श्रीनगर वाली जो पुलिस है, वो साथ ही काम करती है। अच्छा, वो हमेशा दोनों साथ ही मिलेंगे। साथ ही काम करती है। तो जो जम्मू पुलिस है या CRPF है, उनकी AK-47 पर स्टैंड गन पे उंगली ऐसी तंगी रखती है भाई साहब। और जब हम वहां पहुंचे तो CRPF तो बोला नहीं, जवान से पहले जम्मू की जो पुलिस थी वो बोल पड़ी हमसे, और ऐसी स्टैंड गन उन्होंने हमसे कहा, हाँ कहाँ जाओगे आप? मैंने कहा हम तो जी भाई साहब बिरवा गांव में जाएंगे। बिरवा? हाँ बिरवा यही गाँव, बताओ कहाँ जाना आपको? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हमारे रिश्तेदार रहते हैं बिरवा गाँव में, और हम उनके यहाँ आए। कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी हम तो जो है मेरठ से आए, घूमना आए। और मैंने कहा यहाँ हमारी एक बहन रहती है, हम तो बहन के यहाँ यहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है। दरअसल क्या था कि वो CRPF वाला था, वो मेरठ का ही था, है ना। तो उसने कहा मेरठ में कहाँ से हो तुम? इनने कि हम जो शास्त्री नगर से हैं। उसने कहा अरे ठीक है। उनको बिरवा में कहाँ जाओगे तुम? तो उसने पूछा बिरवा में। नको जी हमारे साथ का लड़का था, उसने बताया मेरी बहन रहती है यहाँ पर, और जो मेरे भाई साहब वो डॉक्टर है। इनने कि नाम बताओ, नाम पूछा। तो उसने कहा हमारी बात कराओ उनसे। तो हमने बात कराई। तो जब हम लोग वहाँ से निकले, जब हम उनके घर पहुँचने के बाद उन्हें घर पर पहुँचे, तो बड़ी समस्या है वहाँ से कि भाई दूसरे व्यक्ति को यानी कि अंदर घुसने के बाद एकदम सतर्क हो जाना। तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ से जैसे एकदम हम वहाँ पहुँचे ना, एकदम से गाड़ी हमारे खड़ी हुई, एकदम से चारों तरफ से हमारी गाड़ी घेर ली थी उन्होंने, और पुलिस वालों ने। और हाँ, अंदर ही घुस गए थे। और वहाँ से क्या है कि भाई गाड़ी चला रहे थे, और हम 2 पीछे बैठे थे, और एक हमारा भाई था वो आगे था, वो भी था, नॉर्मल थे, क्योंकि जब हम चोर नहीं है तो हम क्यों डरे किसी से। तो जैसे उसने अश्वनी जी हमारे भाई थे, उन्होंने कहा नको भाई उतरो। वो उतरे एकदम से। इनने कि सर जय हिंद। नको जय हिंद सर। नको बताइए। इनने कि सर हमारी बहन है यहाँ पर। तो उन्होंने सारी अपनी बताई उनको।
तो वे बातें मान गई, हमने कि ठीक है। फिर हमने उनसे बात कराई कि भाई कहाँ, क्योंकि कहाँ जाना है ना थोड़ी ना पता है कि भाई कौन है कहाँ है। वो तो चेकिंग करेंगे। चेकिंग करते हैं। हाँ और चेकिंग जो करते हैं वो बढ़िया लेवल पे चेकिंग करते हैं, ऐसे चेकिंग नहीं करते कि बिल्कुल छोड़ दी। तो आपका एड्रेस प्रूफ देखेंगे, आपकी सारी आइडेंटिटी चेक करेंगे, कहीं आप बाहर के तो नहीं हो, कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, और पूरी आइडेंटिटी चेक करके वो आपको, अगर आप सही है तो आपको छोड़ देते हैं। कोई आप मतलब कोई ऐसी गलत वाली बात नहीं। काफी कोऑपरेटिव थी वहाँ पे। मतलब उन्होंने हमसे कहा कि भाई कहाँ जाना आपको, मैंने कहा नहीं यहाँ जाना, एक काम करो फोन पे बात करवा दो। तो फोन पे बात करवा, इतने में जो बहन का लड़का था उसकी भांजा वो आ गया। तो उसने कहा हाँ जी, मैं कहा जी हाँ ये हमारे रिश्तेदार है, मामा है। तो ठीक है तुम्हारे घर आए? हाँ जी तुम्हारे घर, ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी मुड़वा के, एक काम करो आप गाड़ी वहाँ खड़ी कर ली। तो हम घर पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद में हम रात को वहाँ सोए आराम से, सो सा गए। सुबह को अपना जो हमने आगे की जो प्रक्रिया थी हमारी, भाई हमें कहाँ कहाँ घूमना, कि हमारा टारगेट था कि 3 दिन हम कश्मीर रहेंगे। हम कश्मीर को घूमेंगे, सोनमर्ग घूमेंगे, गुलमर्ग घूमेंगे, जो आसपास घूमने की बढ़िया बढ़िया जगह है। और जब हम गए कब थे, हम गए थे जब जब जो है अमरनाथ की यात्रा चल रही अच्छा अच्छा, भीड़ तो बहुत जबरदस्त। जून के महीने में। थी। जून के महीने में गए थे, अमरनाथ की यात्रा चल रही थी उस समय, बड़ा जबरदस्त। तो हम तो पहुंच गए वहां पर बढ़िया। तो सुबह को हम नहाए धोए उठे, तो हमने भाई साहब से पूछा भाई कहाँ कहाँ घूमना है, क्या कैसे घूमना। तो जो भांजा था वो कहने लगा जी हम लेकर चलेंगे मामा, कोई दिक्कत ना। मैं तुम्हें गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पत्री बहुत बढ़िया जगह है वहाँ पर, मजेदार दूध पत्री। तो दूध पथरी में क्या है कि एक हमारी गाड़ी थी, एक उसके भांजे की गाड़ी थी। आगे आगे भांजे गाड़ी चल रही थी, पीछे हमारी गाड़ी चल रही थी। यानी कि बड़ी अच्छा जो दूध पथरी है कश्मीर के अंदर, वो बड़ी अच्छी है। तो अगर आप घूमने भी जाओ, दूध पत्र के अंदर क्या है मतलब? दूध पत्री कहते हैं भाई साहब। दूध पत्री पर नदी आ रही है ऊपर से, बड़ी सुंदर नदी है। और जब वो चलती है तो वो सफेद जैसी दिखती है, पत्थरों से टकराती है तो अच्छा, दूध जैसी दिखती है। हाँ, तो वो सफेद दिखती है। वो बड़ा सुंदर नजारा। वहां पुल पे बैठो भाई साहब, इतना चिल्ड पानी है, 30 सेकंड के लिए पैर नहीं डुबो सकते। और 30 सेकंड पैर डुबो लिया तो ऐसा लगेगा पैर जल गया। हमने बड़े हिमालयन से आ रहा हुआ वो हाँ, पानी। बिल्कुल शुद्ध पानी, शुद्ध पानी एकदम बड़ा ठंडा मजा, पानी एकदम। बड़ा मजा। एक गुलमर्ग में भी है, मतलब एक वही है, ऊपर से झरना आवे, वो ठंड में जम जावे पूरा। हाँ, वहाँ कश्मीर में ठंडा ही पानी चलता। ना कश्मीर बढ़िया था, मजेदार। घूमने लायक बढ़िया। फिर हम दूध पत्री में गए। दूध पत्री में फिर हमें, हमारा एक भैया था जो हमारा भाई मामा का लड़का जो है सुधांशु, उसको ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है। हाँ हाँ हाँ। अब हमने यार ट्रैकिंग नहीं करी। अब ट्रैकिंग ना भाई साहब ने करी। अब उसने ट्रैकिंग कर रखी, वो कई सालों से विदेश में रखा, ट्रैकिंग करनी आती है। तो क्या लगा भाई एक काम कर रहे दूध पत्री से, तो एक ऊपर दूध पत्री में पहाड़ था कि वहां चल रहे हैं, बढ़िया पहाड़, सुंदर पहाड़। तो मैंने कहा भाई चल पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। अच्छा, किसी को वहाँ जी जो थे, जो मौजूद व्यक्ति थे वहाँ के, हमें बता दे कि यहाँ जो ना टाइगर है, चीता है। अब वो जो हमारे साथ में था शेर, एक जो लड़का था व्यक्ति, वो डर गया एकदम। इनने के देखो भाईजान तुम चले जाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा आगे। इनने के अरे कुछ बात नहीं है, आगे कुछ नहीं है, इन्हों को सब ठीक है। इनने के भाईजान मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ देखना है। शेरू शेर करने लगा। शेरू नाम शेरू है उसका। उसका नाम ही शेरू है भाई साहब। अरे शेरू देख के पब्लिक ये सोचेगी बहुत तगड़ा होगा। भाई साहब वो बिल्कुल जंगल था, नाम ही शेरू है उसका। तो भैया वो जो है, हम चल दिए ऊपर को पहाड़ी पे, ट्रैकिंग करते 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 किसी ने कहा भैया एक काम, जो ऊपर तो जा रहे हो भाई साहब, ऊपर जो है थोड़ा जंगली जानवर का भालू है, शेर है, तो उसे देख के जाना तुम। हमारा जो भैया थोड़ा सा उसे लगा कि यहाँ पे ट्रैकिंग कर दिया भैया, हम पे ज्यादा ऊपर चढ़ा जाता नहीं भाई, हम में थोड़ा सा वजन ज्यादा है, तो भाई ऊपर जो ट्रैक करने वाला आदमी वो कर सके। अब क्या थोड़ा सा वर्कआउट नहीं करते, थोड़ा सा अब जो है ऐसे ही हो रहा। लेकिन ये कि हाँ हम धीरे धीरे करके चढ़ गए ऊपर, चढ़ते रहे, हम बहुत ऊपर पहुंच गए। अब भैया हमारी तो सांस फूल गई ऊपर। मैं तो जो है ऊपर जाकर बैठ गया आराम से, मैं भी बैठ गया और भाई साहब भी बैठ गए, हम दोनों। लेकिन भाई साहब कह लगे चलो मैं तो जाऊंगा, शेर हो जाता, फिर वो मेरे देर बैठ गया। अब भाई साहब वहां बड़ा लफड़ा है। आप ऊपर जितने ऊपर जाओगे एकांत होता चला जाएगा। अच्छा वहां एक झगड़ा और है, आप ये नहीं सोच सकते भाई साहब कि कब कहां से कुछ क्या गड़बड़ हो जाए। अब वो एकांत एरिया है, तो जो वहां के लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से ऊपर जाना। और वहां से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति आता रहता है उधर से, जंगलों में से। वो यही बोलता है कि भाई साहब जो ना आगे जाना तो तनके ध्यान से जाना, कभी भी कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। अब जब कोई व्यक्ति ये बता दे कि भाई आगे ध्यान से जो जाना है, घूमने की जगह थी वो टूरिस्ट प्लेस थी या फिर टूरिस्ट प्लेस है, वैसे टूरिस्ट प्लेस है? भाई टूरिस्ट प्लेस दूध पत्री तक है।
अब दूध पत्री से तुमने ट्रैकिंग करने की सोच ली, तो ट्रैक करके तो आपको पहाड़ पे वो जाना पड़ेगा। टूरिस्ट प्लेस नहीं है वो बेसिकली। नहीं है, हाँ, मतलब कुछ जाते होंगे। दूध पत्री तक टूरिस्ट प्लेस से भीड़ है। जब आप ट्रैकिंग करोगे वहां से, तो ट्रैकिंग करने के लिए फिर वहाँ कुछ ही लोग। दूध पत्री के ऊपर एक पहाड़ था। दूध पत्री पहाड़ों में ही है। हाँ, अब वहां से एक और ऊंचा पहाड़ है। अब वो पहाड़ ऊंचाई पे है, मान लो वहां पे बहुत कम पब्लिक जाती है। वहां से व्यू, वहाँ जाते नहीं है कोई लोग, पहाड़ पे बेसिकली ऊपर टॉप पे जाना। वहां से व्यू, लोग जाते हैं ऊपर। व्यू बहुत अच्छा दिखता है, सुंदरता दिखती है वहां पर। भाई जितने ऊपर तुम कश्मीर में जिस पहाड़ पर, मैंने रील वील में देखा था ये चीज, बहुत ऊपर से बहुत पकड़ तकड़ बहुत सुंदर है। लेकिन पूरा कश्मीर दिखे वहां से। बिल्कुल आपको चढ़ने की क्षमता चाहिए, आपके शरीर में बल होना चाहिए चढ़ने के लिए। आप जितने ऊपर पहुंच जाओगे उतनी सुंदरता। सबसे बड़ी क्या है कि अगर आप कश्मीर जाना चाहो तो सबसे बड़ी क्या है कि कुछ एक तो पानी की बोतल साथ रखो। ट्रैकिंग पे मैं जब हम कश्मीर में घूमे, तो फिर वो ऊपर जा रहे थे तो वहां पहुंच गए थे फिर। हाँ ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंच के हम चारों आदमी ऊपर पहुंच गए। चारों ना पहुंचे, दो पहुंचे भैया। कौन रहेगा नीचे? मैं और सुधांशु हम दोनों ऊपर पहुंच गए। मैं और शेरू हम नीचे बैठ गए। मैं भी जाऊंगा। भाई मैं और शेरू नीचे बैठ गए। सुधांशु मेरे से आगे, मैं सुधांशु के पीछे, अब अश्वनी मेरे से पीछे, अब शेरू सबसे पीछे। और तो शेरू तो ऐसे भी बहुत अब भैया एक ऊंचाई पे जाके मैं और शेरू तो मर गया। शेरू भैया इन्हें जान दे तो चोटी पे। और उससे दूर जाने के बाद फिर थोड़ी सी दूर चलने के बाद शेरू, वो क्या नाम है, सुधांशु था, वो ऊपर चला गया। उसके बीच में मैं रुक गया, क्योंकि उसको पता नहीं किस मिट्टी का बना व्यक्ति वो पता नहीं ऑटोमेटिक यानी कि ऊपर चढ़ता गया। मैंने कहा देखा हमारे बस के नहीं है जाना इतने ऊपर। तो हम वहाँ बैठ गए सारे आराम से। हमने देखा पीछे को, तो देखा कम से कम 200 मीटर पीछे हमारे अश्वनी भाई बैठे पीछे। मैंने कोई बात नहीं, बैठे तो बैठे, हम भी वहीं बैठ गए मगर भाई। तो वो चला गया। फिर ऊपर से कम 1 घंटे बाद में कम से कम वो व्यक्ति जब आया नीचे की ओर, और उसके पीछे जो है ना शेरू हैगा लड़का, वो इनके पास में बैठा। तो कहने लगा भाईजान हाँ यहाँ भालू तो नहीं आ गया यहाँ से, थोड़ा भालू का भी ध्यान रखना। अब वो मेरे जोरा बैठा है, कहने लगा भाईजान नीचे चलो। शांति बिल्कुल। हाँ वो मुझे भाईजान कहता। तो अब वो कहने लगा भाईजान नीचे चलो। भाईजान ये भालू को खतरा। मैंने कहा बैठा ला कोई बात नहीं, भालू आगा 2-4 तेरे चांटे तो मारेगा, क्या हो गया, कोई देख के जाएगी। नहीं भाईजान तू समझ तेरी बात को, नीचे चलो। मैं कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, 2 जने ऊपर है, पागल नीचे नहीं जाने के हम। भाई जब तक हमारे पास नहीं आएंगे हम कैसे चले जाएंगे नीचे। उन्हें 2 को तो आने साथ चलेंगे, हम दोनों आगे नीचे चले गए, कुछ गड़बड़ होगी तो कम से कम ऊपर पहुंच तो जाएंगे। तो कहला चलो ठीक है भाईजान, हम दोनों बैठे रहे भैया, इनका इंतजार करते रहे। धीरे धीरे करके ऊपर का व्यू देख के ये नीचे आए। फिर हम दूध पत्री में नीचे आए। नीचे आके भैया हमने जो है आगे दोबारा दूध पत्री में बस झुक के हमने डिप्स मार के वहां उसमें नदी में पानी पिया स्टाइल में। पहले तो हमारे सुधांशु भाई ने डिप्स मार के पानी पिया स्टाइल में। फिर भैया जब उसने मारा स्टाइल तो हमने भी स्टाइल मार दिया था। जैसे हम तीसरे दिन वहाँ रुके तो हमने एक प्लान बनाया कि हमें गुलमर्ग जाना है। अब गुलमर्ग जाने के बाद में हम वहाँ से जैसे नीचे की ओर ले आए ना, पहले हम श्रीनगर पहुँचे वहाँ से। तो डल झील है, तो डल झील घूमने के बाद डल लेक तो यार बहुत गंदी हो रखी है, बहुत गंदी कर रखी है। लेक में लगे है दूर से देखने में अच्छी, लेकिन डल लेक मतलब ठीक है। डल लेक डल हो रही है बेसिकली। डल हो गई। आप जाओगे तो साफ मिलेगी आपको। तो जैसे हम रात के समय घूमने के आ रहे थे, करीबन 12 बजकर कुछ समय हो रहा था। तो जैसे हम कहाँ से आ रहे थे आप? डल झील से घूम के आ रहे थे। वापसी कहाँ जा रहे थे? रात को 12 बजे वहाँ टूरिस्ट घूमते हैं। हाँ कहाँ पे? नहीं आपको श्रीनगर मिल जाएंगे। 12 बजे को हाँ 12 बजे मिल जाएंगे। श्रीनगर में वो मिला है होटल वाले। हाँ होटल वाले मतलब जैसे श्रीनगर में आपको 10, 11, 12 बजे तक आपको आसपास श्रीनगर के जो होटल के इलाके हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे टूरिस्ट। उसके आसपास के इलाके में आपको टूरिस्ट नहीं दिखाई देगा भाई साहब। श्रीनगर में देख अब सकते हैं, श्रीनगर से जो लाल हमारा चौक के इधर। हाँ श्रीनगर से जो हमारा गांव था जहाँ हम रुके हुए थे, क्योंकि हम होटल में तो रुके हुए नहीं थे। हाँ, तो वही श्रीनगर घूम के आप वापसी जाओ वहाँ पर। श्रीनगर से जो गांव था वो कम से कम 30 के आसपास था, 30-35 किलोमीटर के आसपास। तो जब हम वहां जाते थे तो बिल्कुल सुनसान इलाका होता। सुनसान एकदम, कोई नहीं दिखाई देता। चीका बच्चा नहीं भाई साहब, कोई भी ना गाड़ी ना आदमी की जात, और अंधेरा गुप अंधेरा, अंधेरा आपकी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर। और भाई तो साहब घरों में जो लाइट रहती है उनमें सब कैसा? बंद रहती है बाबू, सब बंद। सब लाइटें सब बंद रहती हैं, आपको दिखाई नहीं देता आपको। तो जब हम वापस हम गाँव में जा रहे थे, तो जब हम डल लेक घूम लिए तो रात को हम निकलने के बाद में हम गाँव पहुंचे। भाई हमारा रुकना तो घर पे था, तो हम डेली ऐसे करते थे, हम थोड़ा लेट नाइट जाते थे। तो जब हम वहां जाते थे, तो जब हम पहली बार गए थे जब ही हमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिली थी। उसके 2 दिन बाद हमें वहां कुछ नहीं मिला कोई भी। तो जब दोबारा हम वहां गए तीसरी बार, जब तीसरी रात थी हमें वहां रुकने की, तो जब रात को हम वहां पहुंचे, तो रात को पहुंचने के बाद हमने गाड़ी जो है बाहर लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद में जब हम घर की तरफ चले, तो घर जो है थोड़ा सा पहाड़ में ऊंचाई की ओर है।
गाड़ी नीचे 200 मीटर आगे। समझ गया। हाँ, और गाड़ी नीचे खड़ी करके फिर हमें पैदल चलना होता है थोड़ा सा ऊंचाई पे। ऊंचाई पे सड़क ही होती है वो। घर ऊंचाई पे था। हाँ। जैसे हमने गाड़ी खड़ी करी और हम ऊंचाई पे चले तो सबसे आगे जो है सुन भाई साहब थे, उसके पीछे सुधांशु भाई थे, उसके पीछे शेरू भाई थे, सबसे लास्ट में मैं निकला, क्यों गाड़ी मैंने लॉक करके निकला। अब जैसे धीरे धीरे करके ऊपर चले तो सामने से 2 गाड़ी आई बहुत स्पीड से, एक अल्टो थी, एक मारुति की रिड्स थी। गाड़ियों के जेट ब्लैक शीशे थे और गाड़ी इतनी रफ्तार में थी, उन्होंने बहुत तेज हमारे सामने ब्रेक मारे और ब्रेक मारते उन्होंने विंडो नीचे करी और उन्होंने तो उसने दूर से आवाज लगाई, ए कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दिखने में कैसे थे वो लोग? दिखने में आर्मी के जैसे थे, आर्मी की ड्रेस होती है ना। जवान तो टाइप आपको लगा कि आर्मी के बंदे हैं। हाँ, मतलब जवान टाइप होता है ऐसा लग रहा था हमें कि जवान टाइप है। अब जवान जो है थोड़ा सा वो बटालियन में घूमते हैं, वो पूरी अपने साथ में घूमते हैं वो। एल्टो में नहीं घूमते वो। हाँ। तो अब उनके पास गाड़ियां थी तो हमें क्या पता था कि भाई क्या है क्या नहीं, हम जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने जब आवाज लगाई तो हमने अब कोई नहीं बोला, चुप शांत। तो मैंने कहा हम जो है मैंने कहा हम यहीं रहते हैं बिरवा गाँव में और हम यहीं रुके हुए हैं। लेकिन हमारे साथ जो लड़का था शेरू, वो समझ गया था कि मिलिटेंट है। उसको थोड़ा सा जानकारी थी क्योंकि वो आता जाता रहता वहां पे, हमें जानकारी थी। अब उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने आवाज तो लगाई, अब कोई नहीं बोला, मैं बोला। तो उसने कहा अच्छा कहाँ पे रुके हुए हो? मैंने कहा यही हमारी बहन रहती है, हम यहाँ रुके हुए हैं अपनी बहन के। कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा डल लेक के घूम के आ रहे हैं। तो डल लेक घूमने के अलावा उसने क्या काम करा, उसने लगा कि पता नहीं क्या है, तो उसने अपना जो दरवाजा था अल्टो का, उस अल्टो का दरवाजा खोल दिया। अब खोलने के बाद मुझे कार्गो दिखाई दी उसकी। अब कार्गो थी मिलिट्री वाली। तो मैं समझ गया, मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चल ये तो जवान है, शायद रात को जवान गश्त पर घूम रहे हैं तो जवान है। अब मैं उनसे डरा नहीं, मैंने कहा जवान है कोई बात नहीं। तो उसने बंद करके जैसे ही मैं उसके पास को गया तो मैं उसके पास में चल दिया। तो मैं पास चलने के बाद में उसने मुझे देख के थोड़ा दरवाजा बंद कर लिया और बंद करके मैंने कहा हाँ सर बताओ। मैंने कहा सर डल लेक घूम के आए हैं। अच्छा टूरिस्ट है, अच्छा ठीक है डल लेक घूम के आए, गुड 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 गुड। उसने हमारी तरफ से करा गुड गुड गुड, ओके ओके ठीक है। दरअसल क्या था कि हमारे हाथ में पूरी हमने जैकेट पहन रखी थी, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं दिखाया था उनको भाई कौन लोग है ये। तो फिर जैसे कि ये पूरा एकदम दाढ़ी थी, कुछ नहीं था। इन्होंने सोचा भाई भूरा का लड़का, इन्हें कश्मीर का लड़का है। तो जैसे उन्हें कहाँ घूमने गए, उनको सर हम वहाँ गए थे डल जी घूमने के लिए। उनको ठीक है ओके जाइए। लेकिन जो हमारे साथ का लड़का था शेरू नाम का, वो जैसे ही वहाँ खड़ा था उसका एकदम चेहरा एकदम पीला पल गया, पीला हो गया एकदम चेहरा। और जैसे मैंने उसकी तरफ को देखा तो उसका पेशाब निकलने को जाने का तैयार हो गया एकदम, काफी डर चुका था। बहुत ज्यादा डर चुका था वो। मैंने कहा भाई, मैंने कि अब मैं भी डरा। मैंने कि क्या है, मैं कहा भाई आर्मी वाले तो हैं, इन्हें क्या समस्या, अब हमें भी नहीं पता भाई आर्मी वाले तो ऐसे घूमते हैं। तो वो जैसे ही हम वहाँ से गाड़ी खड़ी करने के बाद में उन्हें कि ठीक है ओके डन जाइए, तो वो हम सबसे आगे। तो उसने सबसे ज़्यादा के यानी कि बाथरूम गया सीधा एकदम वो। अब बाथरूम जाने के बाद में वो कम से 10 मिनट बाद आया, कहने लगा अब हमें पता नहीं था क्योंकि हम भी नए थे ये भी नए थे। तो उसने पहली ट्रिप थी आपकी कश्मीर की? फर्स्ट ट्रिप थी हमारी। तो वो उसने जाके साथ ही अपने भाई साहब को बताया, अपनी उनको बताया, बहन को बताया। इनने के आदमी वो लोग भांजा मिला था। इनने कैसे, अरे वे तो मिलिटेंट थे। मिलिटेंट होते कौन है? ये जो यहाँ के शुद्ध जो हिंदी भाषा में बताए तो आतंकवादी, नक्सली बोल सकते हैं। नक्सली बोल सकते हैं, आतंकवादी बोल सकते हैं। आतंकवादी भाई साहब, आतंकवादी और मिलिटेंट्स में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है कि जो भांजा मिला, अब हमने भांजे से कही, मैंने कहा भांजे राजा यार बाहर हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई। तो वो कहने लगा नहीं मामा कैसी गाड़ी में थे? मन का ऐसी गाड़ी में थे वो, मन का ऐसी ड्रेस पर रखी थी। तो उसने कहा क्योंकि वो तो पुराने रहने वाले आदमी, और उनको तो पता तो होगा, उन्हें तो सब पता। उसने कहा मामा जब मिलिट्री घूमती है या जम्मू कश्मीर पुलिस घूमती है तो पूरी बटालियन के साथ घूमती है, वो 1 बाय 1 घूमती है पूरी बटालियन के साथ में, वो कभी ऐसा नहीं आई। हम जैसे ही हम घर पहुंचे आधा घंटे बाद में भी, तो आर्मी की और उनकी मुठभेड़ हो रही थी, बढ़िया आवाज आ रही थी गोलियों की, धड़ एकदम से। अच्छा वो मिलिट्री से लड़ते हैं? वो लड़ रही थी एकदम से। वही जो तुम्हारे पास से गए थे वही थे या कोई और हो? इंडियन आर्मी से वो लड़ते हैं बेसिकली। उस समय कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही थी जिसमें वो मामला बड़ा संदिग्ध चल रहा था। उस समय हमें जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी ये नहीं थी कि पता नहीं क्या मामला, लेकिन कुछ ना कुछ उस समय बहुत क्रिटिकल चल रहा। मैंने बताया ना शेरू नाम लड़का था, पूरी रात नहीं सोया वो व्यक्ति, पूरी रात टेंशन में रहा। अब अगले दिन जब सुबह पूछे, मैंने सब पूछा, मैं कहा भाई क्या हुआ? इनने की मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। उनने की भाईजान चलो आगे चलते हैं, यहाँ नहीं रुकना आज रात को। तो हिम्मत नहीं है उसकी। अब उस रात जो घटना घटी, उस रात जब उसने हमें बताया कि भाई मामा जो है वो आर्मी नहीं थी,
वो थे मिलिटेंट्स। अब मिलिटेंट्स क्या होते हैं? मिलिटेंट्स जो होते हैं, मिलिटेंट्स उनको कहा गया जो लोग अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो कश्मीर के लोग उनको मिलिटेंट्स बोलते हैं, जो अपने राज्य के लिए लड़ते हैं। वो उनको आतंकवादी नहीं बोलते। भाई हमारे नजर में वो आतंकवादी है, क्योंकि वो लोगों को मारते हैं। भाई वो जम्मू कश्मीर को अपना अलग हिस्सा में समझते हैं कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग उन्हें आतंकवादी मानते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ में मिलकर हमारे लोगों को मारते हैं, तो हम आतंकवादी कहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का आदमी उनको आतंकवादी नहीं कहता, उनको कहता मिलिटेंट्स। मतलब खुद के राज्य के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, इसलिए वो मिलिटेंट्स कहते हैं। तो कोई भी आदमी, आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आपको कोई आतंकवादी नहीं कहेगा, आप मिलिटेंट्स कहेगा। उनकी नजरों में वो उनकी सेना है, उनकी नजरों में वो लगते हैं कि ये हमारे योद्धा हैं। असल में वो योद्धा नहीं है। तो उनके पास वेपन्स वगैरह सब रहते हैं, फुल्ली AK-47 फुल्ली लोडेड। अब हम रात में जो हमें रात को मिला था उसके पास तो AK-47 पहले थी गाड़ी में, तुम ऐसा रखी थी उसने, फुल्ली AK-47 थी। वो बस कारण ये था कि शायद क्योंकि हमारे पास हमारे हाथों में जो कलावे थे तो वो ढके हुए थे, क्योंकि हमने पूरी शर्टें पहन रखी थी, तो शायद वो देख नहीं पाए कि हिंदू है। और मैं दाढ़ी रखता हूँ, तो उसे लगा कि भाई कोई ना कोई कश्मीरी है, कोई मुस्लिम से है। तो ये दूर खड़े थे, थोड़ा इनका भाप नहीं पाया वो, तो उसे लगा कि मुस्लिम है, कोई बात नहीं है, रुके हुए। तो वो चला गया। वो मार भी सकते थे। हाँ, हो सकता था कि वो हिंदू देख के मार सकते थे, हो सकता था वो उनके दिमाग में था कि भाई गाँव में कैसे रुके हुए। क्योंकि वहां का क्या सिस्टम है, वहां अगर हम किसी के घर में रुके हुए हैं तो वहां कानो खान सबको खबर रहती है कि इसके घर में 3 आदमी रुके हुए हैं और तीनों हिंदू हैं। वहां आसपास के गांवों में खबर रहती है। ऐसा नहीं है कि हम वहां ना रुके और हमारे बारे में पता ना हो किसी को, सबको पता थी। बिहेव कैसा करते हैं लोग? बिहेव उनका नॉर्मल है, बिहेव वो बिल्कुल भाई वो देखते हैं नॉर्मल, वो हमसे ज्यादा बातें नहीं करते, नॉर्मल बातें करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो बस तो नॉर्मली बातें करते हैं, लेकिन उनका बिहेव अलग है। वो भारत को भारत मानते ही नहीं। हाँ। वो तो मतलब पाकिस्तान के पक्ष में रहते हैं ना। मेजोरिटी सबकी मेंटेलिटी ऐसी है। मेंटेलिटी ऐसी है। आप वहाँ कहो भारत के बारे में बताओ तो भारत के बारे में बताने की नहीं, वो तो ये कहेंगे हमारा तो पाकिस्तान है, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारा कश्मीर अलग है, हम भारत का हिस्सा ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं ना, उनके दिमाग में गलत फहमी रहती है। तो गाइस ये रियल घटना है जो इन्होंने फेस करी थी, कोई फेक स्टोरी नहीं बता रहे हैं यहाँ पे हम। बाकी आगे सुनिए आप। तो जैसे ही हम अगले दिन रुके, हमने सोचा भाई हम प्लान हमारा अगले कहीं और चलते हैं, यानी कि लेह के लिए हमारा प्लान था। लेकिन फिर भी हम एक दिन और रुके वहाँ से, तो हम उसी दिन पहुँचे गुलमर्ग। गुलमर्ग पहुँचने के बाद में ही हम ऊपर पहुँचे, तो हमने 4 घोड़े तय करे। तो 4 घोड़े तय होने के बाद में भी जब यानी कि वहाँ से क्या है कि बड़ी वो है कि भाई महंगाई बहुत है कि भाई 5,000 10,000 इतने का। तो हमने कहा कि भाई हम इतने देंगे, हाँ पर डे घोड़ा ने कि आप 5,000 रुपये दीजिए एक पर डे घोड़े के। इन्होंने कहा 5,000 नहीं देंगे हम, तो जो भी थे जो उनकी थी हमने दिया उनको। हम 4 घोड़े पे हम बैठ गए। आगे घोड़ा जो हमारा था किसका, सुधांशु का था, बीच में मेरा, और बीच में शेरू नाम का लड़का था, नहीं दूसरे नंबर पे शेरू का, तीसरे पे मेरा, चौथे नंबर पे अश्वनी भाई का। अब घोड़ा था वो, जगह कौन सी थी वो? गुलमर्ग। गुलमर्ग गुलमर्ग में, हाँ, गुलमर्ग में एक और जगह है जहाँ पे घुड़सवारी हो। हाँ ऊपर तुम अगर तुम सर्दियों में जाओगे तो गुलमर्ग का जो एरिया है वो समतल है, वो समतल पे बर्फ पड़ जाती है, तो वहाँ स्केटिंग वगैरह कराते हैं। लेकिन जब हम गए थे वहाँ तो उस समय बर्फ नहीं थी, तो वो बर्फ थी पहाड़ी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं घोड़े बजाना पड़ेगा आपको। और हमने कहा कि हमने घोड़े पाले हैं, तो मैं जैसे घोड़े पे शुरू में छोटा सा था तो मैं घोड़े पे बैठा हूँ भी हूँ, चलाए भी है। अब हमने तो बैठ तो साथ ही घोड़े। अब वे घोड़े क्या है कि वे सबसे अलग है घोड़े उनके, उन्हें पता है भाई हमें वहाँ पहुँचना है ऊपर। और वो पत्थर, इतने इतने पत्थर, इतने इतने कीचड़ मेरे को धंसते हुए, और कुछ स्थानों पे तो ऐसा था कि भाई ये लग रहा था कि शायद उधर से हम वापस ना आए, हमें ऐसा लग रहा था। मतलब वो पहाड़ी के रास्ते ऐसे हैं, आपको घुड़सवारी मजा आएगा। नदी बह रही है, पत्थर है, उन पत्थरों में को घोड़े निकल रहे हैं, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है, उसमें घोड़े के इतने पैर धस रहे हैं, घोड़े पत्थर पे पैर रख रहे हैं, पत्थर पर पैर घोड़ों का रपट रहा है, और तुम बार बार आगे को हिल रहे हो, डुल रहे हो। भाई साहब हमसे आगे एक वो चल रहा था पूरा परिवार घोड़ों पे, भैया वो घोड़ों पर परिवार लेके जा रहा था, वो आधे रास्ते में तो घोड़े वाले उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कि हम ऊपर नहीं जाएंगे। भैया हमें तो वापस लेके चल। घोड़े वालों ने खूब कहा उनसे कि नहीं नहीं ऊपर चलो, ऊपर जाकर मजा आएगा जी, ऊपर जाकर समतल जमीन है, बड़ा बेहतरीन व्यू है। उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारे घोड़े पर नहीं जाएंगे, हमारे तुम अपना घोड़ा वापस कर दो। भाई साहब वो पूरा परिवार घोड़ों पर से वापसी हो गया।
तो जब ऊपर पहुंच गए तो वो लकड़ी के बर्फ पे घुमा रहे थे। अब भाई साहब ने पूरी एनर्जी लॉस कर दी। अब भाई साहब घोड़े पे से उतरे। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब अब घोड़े की सवारी यहाँ खत्म, यहाँ से चलना पड़ेगा पैदल पहाड़ी के ऊपर, मस्जिद तुम्हें जो है अपने को पटकाना पड़ेगा। अब भैया एक कहानी हो रहा वहाँ टूरिस्ट को जो है लूटने का साधन है बहुत तगड़ा। कैसे? अगर तुम सोनमर्ग गुलमर्ग में नीचे से घोड़े करके नीचे से तय कर लोगे ना, मैं पहाड़ी पे स्केटिंग करवाऊंगा वो करवाऊंगा, तो लुट जाओगे। आपको सुननी नहीं है उनकी, सबसे बड़ी ऊपर जाके ही करना। ये वीडियो दिखाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी। और ऊपर ये वीडियो भी बना देंगे तुम्हारी। बर्फ बहुत जबरदस्त है। बर्फ के नाम पे कुछ ना हुआ, बर्फ के नाम बर्फ ठंड में दिखा है पे सब। भैया वहाँ बर्फ के नाम पे कुछ नहीं है। बर्फ के नाम पे वहाँ सिर्फ छोटी मोटी बर्फ है, वो भी गंदगी। भाई साहब कितनी कीचड़ थी उस बर्फ में। इतनी गंदगी थी पर वो तो गर्मी का थोड़ा मामला था ना, ठंड में तो काफी बर्फ रहता है। नॉर्मली वहाँ बर्फ रहती है, लेकिन अब ये थोड़ी ना आ गए इतनी बर्फ है कि तुम वहाँ स्केटिंग करा देगा। लेकिन ठंड के मामले में ना, ठंड में पूरे पहाड़ ढक जाए। उस स्केटिंग करने के नीचे पता कितने रुपए मांग रहा था? 2000 रुपए एक आदमी के। उसने कहा कि अपने फोन में दिखाया, हमारे फोन में नहीं। उसने कहा कि देखो आपको मैं ये चीज़ भी दिखाऊंगा। और जब हमने उसकी वीडियो में देखी तो हमें लगा, मैंने कहा मका आसमानी डन कर दे उसको मका। उसने कहा इनको भाई साहब अभी देख लो कोई बात नहीं। और जैसे इसको इनको भाई अब हमने देखा मका ऊपर चल गया, क्या है मका पहले एक बार ऊपर चला। बात कर लें किसे। हमारा सुधांशु भाई इस बारे में, क्योंकि भाई वो विदेश में रहा तो उसने उसे पता था बर्फ के बारे में। जो हमारे साथ का लड़का था उसकी वो उससे विदेश में बहस रहा होगी, उसकी उससे बहस वहस होगी कि तो हमें बता रहा बर्फ कितनी पड़ रही कितनी ना पड़ रही, मैं पता मत बताओ कितने ने कितना। नहीं भाई, तो उसने कहा कि स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया भाई। तो वो कह लगा स्विट्जरलैंड बढ़िया होगा, अच्छी बात है, तो क्योंकि मैन मेड है, कश्मीर जो है प्राकृतिक है। तो कहा हाँ हमें पता है, हमारे देश का हिस्सा कश्मीर प्राकृतिक है, लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो किसी से झूठ बोल के कि हाँ भाई तुम जो है तुम्हारा वहाँ स्केटिंग कराऊंगा, बर्फ बहुत जबरदस्त की है, जब वहाँ बर्फ है ही नहीं तो तुम बेवकूफ क्यों बना रहे हो? जब weather और तुम में लोगों बर्फ को नहीं है 2,000 2500 रुपये तुम ले रहे हो, तो लूट क्यों रहे हो तुम? और यहीं से लूट रहे हो तुम, यहीं से तय कर लोगे। ऊपर हम गए भी नहीं। तो जब हम ऊपर गए तो हमने ऊपर जाके वो तय करा हमारा। ऊपर पता हमें 2500 का मामला कितने मिला? 300 रुपये में। और नीचे भी बर्फ पड़ेगी उस हाँ, टाइम वही मजा कर सकते हो। उस टाइम वो गर्मी में लूट रहे हैं, वो स्कैम ही हो गया बेसिकली। स्कैम है। अब जब हम वहाँ 2500 का माल 300 मिल गया, और मेरे बराबर में एक कश्मीरी बच्चा खड़ा था, बढ़िया लड़का था वो, तो कह लगा भैया कर लो ना आप। मैंने कहा भाई देख मैं नहीं करूँ, मुझे मजा नहीं आएगा, बर्फ हल्की है बेकार है, क्योंकि जून के महीने में कहाँ बर्फ रहती है यार, सर्दियों में तो मजा भी आता। मैंने कहा भाई देख मैं तुझे 100 रुपये ऐसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा। लेकिन वो बढ़िया था लड़का, उसने कहा भैया मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा, वहाँ पे वो भी तो नहीं है कोई तेरा कुछ खाना पीना हो तो खा ले मेरे साथ। जॉब वॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ। ना जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं, वहाँ सब टूरिस्ट के बेस पर। या तो टूरिस्ट है या फिर फौज में भर्ती हो जावे। देखो ऐसा वहाँ पर कोई फैक्ट्रीज वगैरह तो है नहीं उधर भाई, मतलब पुलिस में हाँ लेकिन पुलिस भी नीचे रहती है वहां से, ऊपर नहीं जाती। ऊपर नहीं है। देखो जो भी टूरिस्ट अगर कोई गुलमर्ग घूमने जा रहा है तो भाई साहब वो ध्यान रखे कि शाम को 6 बजे से पहले पहले वो पहाड़ पर से उतर के अपने घर को पहुंच जाए। अन्यथा वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो सीआरपीएफ जवान है, वहाँ रोक लेंगे, आपको वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी से मैंने ऐसा भी सुना है कि मतलब पुलिस ही लूट लेती है वहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो लोगों की मिथ है, पुलिस लूटती नहीं है। मार गए चांटे बजा देते हैं। ना किसी को पुलिस ऐसा नहीं वो तो लूटती। सब अफवाह है, अफवाह है वो तो चीजें। हमने पुलिस का बिहेवियर तो अच्छा है वहाँ पे। पुलिस थोड़ा पुलिस का नहीं है। नहीं जम्मू कश्मीर पुलिस तो रूड है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर रहे लेकिन जो अच्छा है ना वो है जो सीआरपीएफ है और आर्मी है, उनका बच्चा अच्छा। मिलिट्री का तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी तो अलग ही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी ऐसा नहीं है खराब है। वो अब देखो क्योंकि प्रायोरिटी उनके पास है, जिम्मेदारी उनके पास है, तो सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की है, उसके बाद सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ उनके सपोर्ट में खड़ी जाती है। तो रूड नहीं, ठीक है थोड़ी बहुत रूड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से वो ठीक काम करते हैं, गलत नहीं है। हमें जितना लगा ठीक लगता। तो जब हम गुलमर्ग से नीचे उतरे तो हमें किसी ने नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद में जो हम जब घोड़े हमने उसे जमा करे, उसे वापस दिए, तो तुरंत एक ड्राइवर था वहाँ पे जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, जो टूरिस्टों को घुमाते हैं, तो भैया फटाफट निकल जाओ आप। कैसा आए? मैंने कहा जी हम तो अपनी गाड़ी से आए। तो 6 बजे से पहले निकल जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ही। तो 6 बजे के बाद में हम जल्दी से भागे, देखा तो हमारे 6 बजने वाले थे, 6 से ज़्यादा ही हो रहा था समय। हम भागे भैया, गाड़ी लेकर निकलने के बाद में पता लगा तो टोल नाका लग गया। वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी और सीआरपीएफ के जवान भी, जितनी भी गाड़ी थी टूरिस्टों की, सब गाड़ी उन्होंने रोक ली। कोई भी गाड़ी नीचे नहीं जाएगी, सारी गाड़ी रोक दी गई, सबको अलग खड़े कर दिया गया। बहुत टूरिस्ट परेशान हुए, जो हमें नहीं पता था भाई, वहाँ लिखा भी नहीं है। आपको यही नहीं पता कि 6 बजे से पहले जाना, क्योंकि आप देखोगे कहाँ भाई, पता ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, कोई बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा नहीं है, बस उन्होंने कह दिया लिखा। अब लिखा भी कहा तो वो उनके ही लिखा, अब जाकर वो पढ़वाएंगे, देखो ये लिखा, वहाँ आदमी कौन पढ़ेगा? मैनेजमेंट की पूरी गलती है। हाँ, तो अब उन्होंने गाड़ी हमारी रोक दी। अब हम सोचा भाई हम क्या करें,
क्योंकि हम तो 20 किलोमीटर बस थोड़ी दूरी तो थे, हम तो गाँव घर वर है हमारे रुकने के? होटल है, होटल है होटल। वहाँ से। लेकिन होटल के चार्ज इतने हैं कि भाई साहब एक रात के आपको 10,000 रुपए। एक ने वहाँ से जो होटल वाले मतलब बेसिकली लूटते हैं वो। हाँ जम्मू जम्मू कश्मीर की पुलिस थी, 60-60 है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक वहाँ वो करा दी थी कि जो होटल है वो जो वहाँ की वो थी जो टूरिस्ट है उनके लिए फ्री करा दिया गया। वो फ्री ऐसा करवाया था भाई साहब, उस टाइम फ्री करा दिया, मतलब जो रात को रोक लिया। रात को रुकने वाले। वो कि आगे आप जाओगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ना वो फ्री इसलिए करा जब बहुत सारे टूरिस्ट हम इकट्ठे हो गए तो अब उनसे जोड़ दिया। अब हमारा जो शेरू भाई था उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम तो लोकल के हैं, हम भाई साहब से बात करवा देंगे। शेरू का तो जिद्दा था कि वो उससे बात करवा देंगे तो हमें छोड़ देंगे। याद है भाई साहब आपको? भैया उनने फोन मिलाया अपने जिज्जा को, फोन मिला के जो है वहाँ जो इंस्पेक्टर था जम्मू कश्मीर पुलिस का उस क्षेत्र का, कि भाई साहब जरा बात करिए। उन्होंने बात करी फोन पर जी ऐसे ऐसे बिरवा गाँव में रुके में और आप जो है इन्हें छोड़ दो। भाई साहब उसने मना कर दी, नहीं छूटेंगे जी। पता नहीं फिर किससे फोन करवा, जब भी नहीं छूटे हम। जब सब सारे मामले फेल हो लिए तो पब्लिक जो है इकट्ठी होगी, भाई हम कहाँ रुकेंगे, हम लोग जाने वाले थे और ये है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो नीचे दिक्कत है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, हो सकता है कोई बम फट जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम आपकी सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए हम आपको रोकना चाहते हैं। अब सुरक्षा दृष्टि से क्या रोकना चाहोगे? नीचे 20 किलोमीटर 15 मिनट में नीचे उतर जाएंगे हम। जब 20 मिनट में नीचे उतर जाएंगे तो 20 मिनट में तुम हमें कवर भी तो कर सको, नीचे शहर हम रुक जाएंगे, क्या बता रही है तुम हमें पहाड़ों पर क्यों रोकना चाह रहे हो? वे जानबूझ कर रोकना चाह रहे थे हमें, ताकि ये यहाँ होटल वालों को पैसे देकर रुके हैं, कुछ कमीशनबाजी मिला है। लेकिन जब लोगों ने जवाब दिया तो इंस्पेक्टर कहने लगा ठीक है हम आपके लिए अकोमोडेशन देंगे, हम आपको फ्री रुकवाएंगे। चलो जी, फिर रुकवा होगा, अच्छी बात है, लेकिन हमें उसकी बात पर विश्वास नहीं था। हमें लगा कि मन गया पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक वो होटल वाला क्यों, इतने सारी पब्लिक को कहाँ रुकवाएगा, कौन होटल वाला फ्री रोक देगा। चलो जी कोई बात नहीं। अब हमने जुगत लगाई कि भाई हमें जाना तो है, हमें तो गांव में जाना। अब जाना कैसे? अब मेरा जो है एक मित्र है, सीआरपीएफ में जवान है, पोस्टेड है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही, कश्मीर के अंदर ही था। मेरे साथ वो स्कूल का मेरा पढ़ा हुआ था, मुझे पता था कि कश्मीर में, और मेरी बहुत दिनों से उससे कभी बात नहीं हुई। मेरा बहुत गहरा मित्र है। देखो मित्रता ऐसी होती है, आप कभी भी याद करो, 15 साल में याद करोगे फोन करके तो तुरंत आदमी ठा दूंगा, हाँ भाई क्या हाल है, चाहे 20 साल पुराना यार भी ना हो, 20 साल बाद भी अगर तुम्हारा गहरा मित्र है फोन करके कहोगे तो लोग कहेगा हाँ बता भाई क्या बात है। तो मैंने उसे फ़ोन नंबर तो मैंने उसको ले रखा था, मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल डाल नहीं। उसने कहा बढ़िया भाई। मैंने कहा मैं तो यार तेरे कश्मीर में घूम रहा हूँ, तो वहाँ क्या लगा, मैं तो छुट्टी लेकर अभी निकला हूँ, बस जम्मू के स्टेशन पर हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे यार मुझे गुलमर्ग पे यहाँ पे ऐसे ऐसे जवान रोक रखा और नीचे नहीं जान दे रहे। मैं कहा मैं बिरवा गाँव में रुका हूँ, मैं इससे 20 किलोमीटर दूर है, ये होटल में अकोमोडेशन के लिए कह रहे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, जवान बटालियन से बात करवा, बटालियन होगी यहाँ पे। तो मैंने उससे बात करवाई बटालियन से। उसने कहा भाई साहब पहले बता देते आप तो अपने भाई हो। मैंने कहा कुल मिला के ये कह के हमें छोड़ देगा वहाँ से, ठीक है, हम सीधा आगे छोड़ दे भाई साहब। उसने कहा भी तो हमसे, हाँ जवान क्योंकि जवान हमारे क्षेत्र के हैं भाई, मिलिट्री हमारी प्रिय है और हमें भी जवानों के प्रति बहुत प्रेम। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब मैं कुछ कराता हूँ। तो जैसे ही जवान ने जेके पुलिस से कहा कि भाई ये अपने भाई इनको छोड़ो, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे ही रुके में, तो फिर भी वो उसकी बात को डिनाई कर रहा था। पुलिस वाला मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था भाई हाँ कि भाई अगर इनके साथ कुछ हो गया, कुछ जिम्मेदारी किसकी होगी, ये होगी वो होगी। अब भैया जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ जो है, जवान ने उनसे कहा कि भाई ठीक है ये अपने भाई है, थोड़ा सा इन्हें जाने दो। ज़्यादा लंबा रूट नहीं था, 15 मिनट में हम नीचे उतरने वाले थे। तो जेके पुलिस जो थी थोड़ी सी रूड हो रही थी कि भाई नहीं रुकना है और ये इनके साथ कोई घटना हो गई, ये हो गई वो हो गई। मैं वहीं खड़ा था, मैं वहीं खड़ा था तो मैं गाड़ी निकलवाने की कोशिश कर रहा था। अब जो जम्मू कश्मीर का जो इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर से बराबर में जो सब इंस्पेक्टर था, वो मुझसे बोला आप जो है देख लेना, यहाँ का कुछ पता नहीं है, भरोसा नहीं है, गोली कहाँ से आएगी कैसे आएगी। मैंने कहा हमने भी कह दी फिर हम उत्तर प्रदेश के, हम कौन सा गोली से डरे हैं, मार देंगे कौन से बता रही। हमने कहा मेरठ से है और गोली से तो हम डरते नहीं है। उत्तर प्रदेश में मेरठ से हमको घबराने वाले आदमी थोड़ी है भाई, देखी जाएगी कोई आप बता रही है। तो हम छूट गए, हम 15 मिनट में नीचे। मैंने कहा 15 लोग नहीं छूटे थे, मतलब आप ही छूटे थे भाई साहब, औरों को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। मुझे लगा कि सबको जो वहां सिर्फ एक ही गाड़ी छूट रही थी, वो गाड़ी थी जम्मू कश्मीर की। उनका ये कहना था कि भाई साहब लोकल की गाड़ी छोड़ देंगे हम, और जो और टूरिस्ट है उनकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। भाई यो का बेवकूफपंती है भाई, मतलब जम्मू कश्मीर वालों को गोली न मारने के, भाई बाहर वालों को गोली मारने। रियलिटी यही है। ऐसा उनका ये सिस्टम था, कि जम्मू कश्मीर की गाड़ी में क्यों नहीं घूम रहे तुम, टूरिस्ट वाली गाड़ी में उनको पैसा क्यों नहीं दे रहे, तो हम अपनी गाड़ी से आए, हमारी मर्जी, हम खुद चला के लाएंगे। अच्छा टूरिस्टी वाली गाड़ी आ रही थी। हमने उनसे कही
कि भाई जम्मू कश्मीर की गाड़ी को छोड़ रहे हो तुम, जब इनकी छोड़ रहे हो इन्होंने गोली मारे हुए, या हमें मारेंगे स्पेशल तान के और मारेंगे, देख लेंगे हम अपना कौन सी आपत है, तो छोड़ तो सही, गोली को तो हम अपना आप देख लेंगे। हम तो वो हम गोली का रास्ता मोड़ दें। उत्तर प्रदेश को नाम भी तोड़ी है, बाबा योगी का ये प्रदेश है, धुआंधार धरना है भैया। तो हम तो भैया उम्मा से थे, हम फिर नीचे 15 मिनट में नीचे की गाड़ी यार, आपकी गाड़ी निकली बस। हाँ हम 15 मिनट में नीचे, पहाड़ से नीचे 15 मिनट में। फोटो अब दिखा। भैया हम नीचे आ गए, हमने जो है 3 दिन का टूर बड़ा बढ़िया करा। अब हमारे सुधांशु भाई बोल रहे, ये भी बोल रहे क्या लगभग 3 दिन हो गए, हर टोल नाके पे यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस खड़ी है, हर टोल नाके पे सीआरपीएफ खड़ा, हर जवान AK-47 पे बंदूक पर उंगली रखे, हाँ भाई कहाँ जाओगे। मैं मन गया पूछते पूछते परेशान हो लिए, तुम कश्मीर छोड़ो अब निकलो लद्दाख की तरफ, ले लद्दाख की तरफ। हाँ भैया हम अपना बोरी बिस्तर पैक करा, रात को सोए, सुबह को बोरी बिस्तर पैक कर आ गए। मैन जी को हमने नमस्ते करी, अपने खाने पीने का सामान लाया। भाई कश्मीर में खाने के लिए बहुत बढ़िया, कश्मीर में बेकरी में जो बिस्कुट बना रखे थे भाई साहब, अरे सुनो, वो जो बेकरी बनाते पता कितनी सड़ान थी उनमें। मैं नहीं गया, तुम गए होगे। मैं नहीं था, तुमने कहा वहां से वो तुम गए हो। चाहे के सुनो, इन्होंने कहा कि सबने मुझे तो पता था जिस टाइम वो भाली तरफ बन रहे थे वे, पता नहीं चला घर के बाहर तो बेकरी थी बराबर में, नहाए न धोए वे, बिल्कुल, उन्होंने बराबर नहीं। बराबर नहीं। अब ये ठाक लो इतने सारे पन्नी भर के, इनने के चाय बना ली। अब चाय बना के हमने खाओ जी, मैंने कहा एक बार चलो देखे हूँ, पर देखा तो बना रहा वहां से वो तो मेरा तो मन नहीं करा खाने को। उन्होंने कहा लो सुमित, अब ये भी कह रहे सुमित जी लो खाओ, ना भाई साहब रस स्वादिष्ट। पियो रस। एक बार बताओ तुमने खाए ना भाई, तो स्वादिष्ट बनने थे भाई। मेरा कहाँ खाए वे, तो सुनो हमने खाए वे जो हम अपने साथ लेके गए थे। क्यों कैसे बनने हैं वे? नहीं, बढ़िया बनने। बना कैसे रहते जब तुम कह रहे अब ये गए होंगे भाई, मैं तो गया नहीं, मैंने तो वे खाया बना नहीं। तो बनाने का तरीका इनका अलग ही है। अब वो बनाने वाला तो कम साफ तो हो, लेकिन वो साफ ही नहीं था, वो तो ऐसे ही बैठा था अपना टोपी लगा रखी। अब सुबह सुबह नहाया बिना धोए। हमारे यहाँ कौन सा बेकरी में तुम्हें बढ़िया मिला है, पैरों से गूंदा है आटा। हाँ ये बात तो आप सही क्या है। सोच रहे हो हमारे वो तो- यहाँ? वो तो हमारे विषय यहाँ अलग है, लेकिन वो भाई कहा ना हमारे- तुमने। नहीं लेकिन स्वादिष्ट तो थे, अच्छे बना रखे थे। हमें हमें तो स्वादिष्ट मिल रहे थे, बढ़िया मजेदार। अच्छा मैंने सोची एक काम करो भाई, तुम यो कश्मीर छोड़ो यहाँ से बहुत जल्दी करके। और कश्मीर में पक गए भाई साहब। पक गए हम। अब मतलब आप रास्ते उससे में- परेशान हो गए थे कि परेशान बंदूक नहीं हो लेके गए हर भैया। जगह रोक। हम अपने साथ में सामान ले गए थे, सारी चीजें थे हमारे साथ में, हमारे में चूल्हा भी था, गैस भी थी, हम अपना सारी चीज ले गए थे बना। खाने पीने का इंतजाम घर से ले गए थे। अपना सारी चीज थे वहाँ। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप बंदूक जो बेर बेर रोक रहे हैं उससे उससे परेशान परेशान हो आ गए। गए थे यार, बहुत ज्यादा परेशान। हाँ पूछताछ जा रहे। और एक चीज और थी वहां सबसे बड़ी क्या थी, एक विषय बताता हूँ आपको। जैसे हम वहां से निकले, हम लेह के लिए निकले, तो सुबह को ले निकल गए, वहां पुलिस खड़ी हुई थी। अब वो पुलिस ने कहा, अब उन रास्ता पूछा इनने कि जी हमें उधर जाना, रास्ता बता दे किधर को, थाने की तरफ को। इनने गलत रास्ता बता दिया। हाँ इनने के थाने में, इनने के इधर को जाओ। अब वो शेख वो बोला जो शेरू था हमारे साथ का, इन्हें भाईजान कोई बात नहीं, यहाँ अपने भाई साहब का सिक्का चलता है। अब सिक्का चलने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जैसे कि उनको इधर को है, बाबू जो गाड़ी मोड़ी वो थाने में जाकर खड़ी होगी, बस थाने में जाकर हम और चारों, ये रास्ता जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया था आपको? हाँ इनने की थाने में हम जाके चारों बंद। अब बंद क्या, टोल नाका लगा रखा था गाँव के बाहर। अब हम सारे दादा हो गए अपना, निकल के भैया चलो हम जानने का। टोल नाका पे निकलने के बाद, टोल नाका लगाने के बाद भैया हम वहाँ रुके, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। कहाँ से आए हो? फिर सुनो क्या, इसी पे से परेशान होकर जा रहे थे, इसे रोक दिया फिर से। और सुनो थाने में बढ़ दी गाड़ी हम। बस आ रहे, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी वहाँ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो इस वाले रास्ते से ले लो। अब यार हम उसी रास्ते से डेली आवा, उसी रास्ते से डेली जाऊँ। जब हम वहाँ का रास्ता तो पता ही लग गया था मैं, अब यार पता नहीं रास्ता जाता हुआ। अब उन्होंने कही भाई साहब, उन्होंने कहा चल ठीक है इधर को ले ले। अब हमने गाड़ी ऊपर को ले, रास्ता बंद। मैंने कहा तो रास्ता बंद है। इधर देखा चौकी, भैया गाड़ी हमने बैक करी। बैक करने के बाद मैं इधर तो भैया गेट खुल गया थाने का। वो कांस्टेबल था, ये गाड़ी अंदर करो, वहाँ जो एसओ था वो वहाँ था नहीं। गाड़ी अंदर करो। भैया शेरों की फिर फट गई। मुझे बहनचोद यो क्या गड़बड़ है। ये तो गाड़ी भाईजान, ये तो गाड़ी अंदर करवा रहे, गड़बड़ा कुछ, गड़बड़ा कुछ। अरे मन का बैठा रहा शांति। मना भाई गाड़ी अंदर क्यों करे? तो उन्हें कि भाईजान आप टेंशन ना लो। उन्हें कि हाँ भाईजान, उन्हें अपने भाई साहब को फोन मिला। इन्हें कि भाई साहब ने कहा हमारी गाड़ी फंस गई। इन्हें कहा फंस गई, अरे थाने फंस गई। इन्हें के अबू साहब ने कहा फंस गई। अब नु तो पता है उस पर बताने का कि हमारी गाड़ी थाने में आ गई। इन्हें कह रहे तुम भाईजान से बात करो। भैया अब भाईजान से देखो हमारी गाड़ी थाने में आ गई। उनके बस की नहीं था कि उनका कोई जानकार था, क्योंकि वे भी बाहर के रहने। अब जो कांस्टेबल था उन्होंने कहा गाड़ी अंदर करो थाने। मैंने कहा क्यों करो भाई अंदर थाने में?
क्यों करूं थाने में अंदर, क्या पता है कारण बता क्यों करूं अंदर। उन्होंने सोचा वैसे ही दिखा है, मैंने गाड़ी अंदर नहीं करी। उन्होंने कहा अंदर करो गाड़ी। नहीं, मैंने सुना कि मतलब वो पैसे वैसे लूट लेते हैं। नहीं पैसे नहीं लूट सकते, पर वे थोड़ी सी कोशिश करते हैं डराने की। अब उन्होंने हमें सोचा कि बाहर के हैं, डराने की कोशिश करो। नहीं, मैंने एक बंदे की लेकिन भाई साहब सुनो, उसके साथ ऐसी घटना घटी थी। नहीं हम बताने उनसे छीन लिए थे पैसे। उन्होंने इस काम को करने की कोशिश हमारे साथ भी की थी। जो वो लोकल की पुलिस थी, वो ब्लैक कमांडो नहीं थे, जम्मू सक्सेसफुल नहीं हाँ हुआ। जम्मू कश्मीर की पुलिस दो तरीके की होती है। एक ब्लैक वाली जो होती है वो बिल्कुल जबरदस्त होते हैं, एक जो लोकल थानों की होती है वो नॉर्मल ड्रेस थाने की पुलिस दो तरीके नॉर्मल ड्रेस में हमारे खाकी होते इस तरीके के होते हैं। वे है थोड़े करप्टेड आदमी। उन्होंने तो हमारी गाड़ी बाद में रोकी और उन्होंने हमारी गाड़ी थाने में लगवा दी। मैंने कहा चल ठीक है गेट खोल, अंदर ही बांटूंगा गाड़ी। मैंने अंदर बांट दे, तुम मैं बता तेरा सच्चो कहाँ बात करवा मेरी उससे। मगर टूरिस्ट हम टूरिस्टों के साथ ये हरकत करते हो तुम, तुम्हारी ये आदतें हैं, ऐसा करोगे क्या जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्टों के साथ ये व्यवहार है तुम्हारा। मगर मेरी सच्चों से बात करा, तू कैसे कह रहा है कि भाई ये जा नहीं सकते, ये समय है फलाना ठिकाना। मैंने उससे जो है थोड़ा सा टाइट करके बोलना, मैं हमको डरेंगे तू दाब ले हमें, देख की जाएगी। तो भैया उसने फिर जो है एसएचओ से बात करी, साहब ये तो टूरिस्ट हैं और ऐसे ऐसे घूमना चाहते हैं और अभी तो समय भी नहीं। टूरिस्ट ने बताया क्या समय है भाई, 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है। मैंने कहा अभी कितने बजे ने, तो 3:45 बजे ने। मैंने कहा तो अलाउड है नहीं है। तो उसने कहा, उसके एसएचओ ने फोन करके कहा ठीक है ओके जाने दो। और हमने गाड़ी स्टार्ट करी, उससे निकल गया भैया। वो हमारा कश्मीर के बाद में फिर हम जो है सीधे अपना ले लद्दाख की तरफ निकल गए। हमने कश्मीर बोला टाटा बाय बाय। मैंने कहा भैया ऐसा निकल, आफत खत्म। अब हम चल दिए भैया लेह की ओर। अभी तो आफत शुरू होने वाली है। अब भैया सोनमर्ग से जब हम निकले तो हम निकलते हुए हमें जाना था, लद्दाख जाना था हमें। तो लद्दाख में बीच में कारगिल पड़ता, तो हमने एक टारगेट बनाया कि हम कारगिल रुकेंगे भाई। तो हम निकल गए वहां से, सोनमर्ग में हमने घूमे इधर उधर। तो जब हम निकले तो रास्ते में पड़ता सबसे ऊंचा जो दर्रा है उसे जोजिला पास कहते हैं। अब जोजिला पास जो है सबसे खतरनाक एंड टफेस्ट कहा गया उसको, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ऊपर है और उसकी गहराई जो है अगर एक बार टपके तो भाई साहब मर ही जाओगे, बचोगे नहीं। अब वो जोजिला पास पे हम चढ़ गए, ट्रैक करके जाना पड़ता है। हम मतलब गाड़ी से जाते हैं, ट्रैक नहीं, गाड़ी से नहीं, ट्रैक रोड है। जोजिला पास जो था वो सबसे खतरनाक पास जिसे कहते हैं, और वाकई में वो पास जोजिला खतरनाक है। वो ड्राइविंग ऐसी, क्योंकि एक साइड में बिल्कुल पहाड़ी जो है वो पहाड़ी, क्योंकि जोजिला पास को इसलिए खतरनाक कहा गया क्योंकि उसके पहाड़ के बराबर में कोई पहाड़ नहीं है, बिल्कुल डीप गहराई है और सबसे ऊंचा है। और पहाड़ी भी रहे हुए हैं ना सड़क और गिरे तो आप समझ लो मरे। जैसे ही जो जिला पार में हम गए घुसे अंदर ना, तो भाई साहब जब थोड़ी देर गाड़ी चला रहा था भाई, ये लाइट एकदम हमारी एकदम लाइट बंद हो गई एकदम अचानक एकदम। रात के टाइम मैंने क्या ड्रामा भाई इनने के, मुझे नहीं पता क्यों बंद हुई। तो गाड़ी एकदम से जो है ना टिप टिप, अंधेरा कोई नहीं, हमारे पास में कोई नहीं था, डरावनी चीज़ें एकदम से। आप देखो कि उस टाइम पे क्या नजरिया होगा हमारे, दूर दूर तक अंधेरा रहा। और जो हमारा शेरू भाई था, क्या टाइम हो रहा था उस टाइम? लगभग 1-1:30 के करीब रात का समय था, कोई नहीं था, बिल्कुल एकदम सुमसाम नज़ारा था। तो गाड़ी की लाइट बंद, मैंने कहा क्या हुआ, तो थोड़ी सी पता नहीं क्या समस्या आई होगी गाड़ी में। तो जैसे उसकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई, तो जो हमारे पीछे शेरू बैठा था वो कूदने को तैयार था एकदम, कूद के कहाँ जाता भाई, कूदने को ले इनने की। मैं जो है ना, मैं पता उसने जो है ना खिड़की, वो मैंने उसको हम कहाँ जा, एकदम से मैंने कहा क्या बात है भाई, इनने की भाईजान गाड़ी की लाइट देखो मैं क्या होगा। अच्छा मिस्त्री आया। अच्छा मैं सोचा डर के मारा उतर रहा। वो मकान इनने के भाईजान लाइट जला उसकी, इनने के लाइट जलती हुई जब बुझी है, हाँ, और एकदम थोड़े आगे चले तो लाइट जल गई। वो शेर मिस्त्री ने काम कर दिया बना। ना डरावना विषय महाजी था। फिर हम थोड़ी सी, हमारी किसी की आंख नहीं, वहां जो है ना हमारी सिर्फ निगाहें सामने बिल्कुल एकदम। वो जोजिला दर्रा जो था तो वो कश्मीर के अंदर है ले, नहीं कश्मीर से जब कश्मीर से निकल के कारगिल से पहले पड़ता है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद फिर कोई चोटी नहीं पड़ती, फिर धीरे धीरे हम चलते हैं, पर आगे जाकर लेक पड़ता। तो सबसे उसे पास बोलते हैं भाई, वो पहाड़ हमें पहाड़ी क्रॉस करनी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो जोजिला दर्रा था रात को, अब देखो सब दिन में पार करते हैं उसे। अब इत्तेफाक क्या हुआ, हमने सोनमर्ग में अपना समय व्यतीत कर दिया, मजे ले लिया हमने। अब मजे ले लिया, हम शाम को निकल गए मुझसे। अब हमें क्या पता था मैं रात को क्या देख के जाएगी, लेकिन हम रात को जोजिला पर चढ़ गए। अब चढ़ते हुए हम जोजिला पर भाई साहब, जो भाई साहब ने घटना बताई हो। अब शेरू जो है वो मिस्त्री है गाड़ियों का, हमने तो गाड़ी में टूल वूल सब रख रखे थे।
कोई आफत आएगी साले वहीं खोल देंगे। हमारे पास में हम पिंचर की भी टूल गाड़ी सेट के रखना सब थे। कोई सी गाड़ी खोल लो। अब जोजिला दर्रा हमने जैसे पार करा तो उसको पे ट्रक चल रहे थे। अब भाई साहब जब हम सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचे जोजिला की, आप यकीन नहीं करोगे, कश्मीर के अंदर तो टेम्परेचर नॉर्मल था उस समय भी, हमें ऐसा लग रहा था कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया। बर्फ जमी पड़ी थी वहां पे, बर्फों से पानी भरता। लेकिन गाड़ी हमने रातों रात खाए, रात के 1-1:30 बज रहे हैं, और रात के बहुत रिस्की मामला है। 1-1:30 बजे तुम यहाँ से जोजिला दर्रा पे चल रहे हो 1500 किलोमीटर, भाई साहब, दूर दूर तक 1500 नहीं। हम ना जब जोजिला दर्रा पे चढ़ के हम नीचे उतरे, धीरे धीरे करके हम नीचे उतरने, जब ऊंची चोटी में से नीचे हो गए, भाई साहब इतना डरावना मंजर है वहाँ, आदमी के रहे उल्टे खड़े हो जाएंगे जोजिला दर्रा पे। वो तो हम चारों मजबूत थे, हम भैया निकालते रहे, गाड़ी निकालते, जैसे हम डाउन पाए और कोई गाड़ी नहीं थी, कोई उसी गाड़ी नहीं थी। ट्रक चलते हैं उस पर, ट्रक चल रहे थे। चलते हैं। जब हम थे जब ट्रक भी नहीं थे जब भैया। ट्रक भी नहीं थे। हम तो ऐसी जगह थे, हमें ना आगे कोई गाड़ी ना पीछे कोई गाड़ी, और सामने अंधेरा पूरा, अंधेरा। बस गाड़ी की लाइट जहां तक जा रही है वहां तक आपकी लाइट बंद हो गई तो मौत सी दिखती होगी। मान लो बिल्कुल गुप्त अंधेरा, हाँ। बस आसमान दिखाई देगा अगर, क्योंकि आसमान तो सुंदर थी। और समय, और अगर आप इन्हें बराबर में देख लिया तो खाई इतनी गहरी बहुत थी, खतरनाक खाई। बहुत। फिर हम आगे जाके जो है थोड़ा सा नीचे जब पहाड़ी से उतरना चालू हुए, कारगिल की तरफ हम चलने चालू हुए, तो फिर वहाँ एक ढाबा सा आया, हमने कहा भी रुक के थोड़ा सा हम यहाँ, रात को ढाबा खुल रहा था वहाँ पे। हाँ खुल रहा था, 24 घंटे खुलता है वो पे। हम जब निकले तो हम टी शर्ट में थे, क्योंकि गाड़ी में तो पता नहीं लगता भाई ठंड का। जब हम निकले तो हमारी भाई साहब ठंड के मारे किटकिटी जम गई, सबने जैकेट निकाल लिया, यहाँ तक तांच ली जैकेट, गाड़ी के अंदर भी नहीं, गाड़ी के बाहर जैसे निकले जैकेट बिल्कुल ऊपर खिंच गई, क्योंकि ठंड के मारे किकड़ी बन गई वहां तो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वहां तो। भैया सबने अपना जो है, फिर सामने कहा भाई क्या पियोगे भाई, चाय पियोगे? मैंने कहा जी कहवा पियेंगे हम तो। कावा कहवा बड़ा फेमस है, कावा और कश्मीर में कहवा पियो तो मजा ही अलग है। कावा कहा मैं पढ़ा हूँ, तो भैया हमने मैंने कहवा तो पिया, कहा पिया नहीं, मैंने पिया लेकिन कहवा। इन्होंने हनी कहा पिया वाली लगा के दे, हाँ, पानी अच्छा लगता है। गरम गरम। गरम। आपके गले के लिए, ठीक है। आपके शरीर के लिए बड़ा मस्त है। इन्होंने चाय हमने पी, क्या कि हमने चाय पी, और जिन्होंने हमने नासा कहवा खोल पिया। रखा था वो कश्मीरी लोग थे, हाँ। कश्मीरी थे बड़े, उनसे बड़े बैठ के बात हुई, थोड़े बहुत तपे हम अच्छे करके बात। वो रात को तुम कैसे सर्वाइव करते हो यहाँ, कैसे रहते हो तुम रात को? तुम ना आदत है। वो तो ये कह रहे थे कि भाई साहब हम तो यहाँ माइनस डिग्री वो तो ठंड के अंदर अंगीठी रख लें, अंगीठी रखते कपड़े के हैं, उनके अंदर पूरा वो पहनावा जो है उसके अंदर वो अंगीठी रखते हैं, ताकि शरीर गर्म रहे, अंदर हाथ भी अंदर कर लें। हाथ में अंदर कर लेते हैं वो। तो वो मतलब भाई देखो, ऐसी जगह पे तुम्हें अगर चाय पीने के लिए मिल रही है, कहवा मिल रहा भाई साहब, पहाड़ी जैसे इलाके में तो बहुत बढ़िया बात है। वहाँ लोग कई सौ किलोमीटर पर बैठे हैं, तुम्हें सुविधाएं कहीं ना कहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि रात के वक्त कभी भूत का एक्सपीरियंस हो? भूत का एक्सपीरियंस तो देखो भाई साहब बताएंगे, बताओ जी भूत का एक्सपीरियंस कैसे कैसे हुआ था? मैं देखो जैसे कि हम रास्ते में जैसे, क्योंकि ऐसा कहता है कि पहाड़ी इलाका मतलब बहुत सेंसिटिव एरिया होता, कि वहां पे टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं वहां पे। देखो हम तुम्हें भूत के बारे में एक बढ़िया विषय मैं बताएंगे, देता हूँ, पहले भाई साहब बताएंगे फिर हम बताएंगे। हमारी गाड़ी जोजिला पार से निकल गई, तो पीछे मैं बैठा हुआ था, बराबर में शेरू था, तो शेरू पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि उस अच्छा सीधा देख रहा था वो शेरू। सीधा एकदम से शेरू जो था ना, बिल्कुल एकदम सीधा देखने लगा भाई। वो ये सोच रहा था, वो सोच रहा था कि सब गाड़ी क्या? कहीं इधर खाई, और रास्ते बिल्कुल इतने थे, बस एक गाड़ी की थी, जगह थी, अगर दूसरी गाड़ी आ रही है ना तो बचेगी नहीं गाड़ी। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो पता नहीं एक अजीब सी हमें वहाँ चीज़ें दिखाई दी, वो सबने देखी हमने, ऐसा कुछ नहीं है। तो अजीब सी चीज़ ऐसी थी कि मैं मानता हूँ कुछ ऐसा यानी कि छलावा तो नहीं कह सकते हम उसको, कुछ चीज़ ऐसी थी कि यानी कि लोग कहते हैं ना कि सफ़ेद एकदम बिल्कुल वाइट कलर में, हमें ऐसा देखने को मिला वहाँ से, तो एकदम बिल्कुल डरावना। और जो बराबर में बैठा था शेरू, मैंने कहा शेरू शेरू कैसा? मगर शेरू, मगर हाँ, मगर देखे जरा कौन है सामने यू। अब भाई तो ऐसा ना, वो तो हमने ड्राइविंग भैया कर रहे थे। हाँ नहीं, मैं मुझे नहीं दिखाई दी, ये नहीं दिखाई दी। उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ था, मैंने कहा मैं तो नहीं देख पाया। इन्होंने कहा कि तुरंत एकदम से गाड़ी में चला दिया, क्या हनुमान चालीसा एकदम से शुरू हो गए सब ये। अब शेरू ने जब, जिसके याद भी नहीं, शेरू ने जोर जोर से हाथ के पटकाने लगा। शेरू ने की इनने की इनको
पूरे जोर से एकदम से जय हनुमान का मैंने कहा शेरू का एकदम से बिल्कुल तो बच जाऊंगा हनुमान चालीसा। मुझे लगा वो अपनी जान से ज्यादा प्यार दिखा है शेरू भाई। हाँ, उस टाइम पे वो दृश्य अलग था, वो बिल्कुल डरावना विषय था वहां से एकदम से। तो हनुमान चालीसा पढ़ दिए। शेरू ने बिल्कुल हनुमान चालीसा से पढ़ने शुरू करी बहुत स्पीड से, जबकि वो अलग उससे था, लेकिन उसने कहा नहीं भाई मुझे तो पढ़नी है एकदम से। मतलब वहां फिर आ गया शेरू को अपनी जान से बहुत ज्यादा प्यार है। बराबर में क्या हुआ, मैं बोला शेरू को बोला भाईजान मुझे इधर आना, आप इधर आ जाओ मैं इधर आता हूँ। मैंने कहा शेरू अगर कोई आएगा वो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकती है, डरने की कोई विषय नहीं है। मगर बस सफेद कलर कुछ दिखा, सफेद था कुछ, वो ऐसी था कि डरावना विषय था। क्या पता इल्यूजन भी हो सके। हाँ भाई लेकिन अब कुछ हो सकता पहाड़ों पर चल रहे हैं, है, पहाड़ों ऑक्सीजन पर भी कम रह गया है ना। पहाड़ों पर लेकिन सफेद था बिल्कुल, ऐसा था कि हमारे जो है ना बिल्कुल सामने खड़ा हो एकदम से। सुधांशु को पता था, क्योंकि सुधांशु जो है ना आज के अंधेरे में तो डर ही लगेगा आदमी को। बड़े बड़े ट्रैक किए हैं उसने, बहुत दूर दूर तक विदेशों में रहा वो व्यक्ति। ये भी भाई बहुत दूर तक घुमा है। अब हम क्या है कि अब हम पीछे बैठे थे, बट डर हमें भी नहीं लगा। वो शेरू बैठा था, उसको न समझो कि उसके जो ना बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। उसको फिर पानी दिया, मगर पानी पी आगे। ऑक्सीजन की वजह से भी तो कुछ दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ना प्रॉपर। नहीं हाँ जो है ना बिल्कुल एकदम से पानी पी जाओ, सांस नहीं आता मेरे को, पूरा सांस लेना पड़ता अच्छा है। उसे समस्या क्या थी भैया, वो पहले भी कश्मीर गया हुआ था, कभी किसी की कैल घूमने गया होगा कश्मीर में, तो भैया उसे क्या हुआ, वो कश्मीर में जब गया होगा घूमने लद्दाख की तरफ, तो उसका ऑक्सीजन डाउन हो गया। उसे फिर मिलिट्री वालों ने भर्ती करा, उसे फिर ऑक्सीजन दी, जब जाकर ऑक्सीजन में बच के नीचे आया। तो शेरू भाई के शेरू भाई का एक्सपीरियंस पहले खराब होता है। अब जब वो दोबारा हमारे साथ घूमने जा रहा था, तो भैया अब उसकी जो मम्मी है उसका फोन हम पाया कि वो भाईजान वो भाईजान इसकी ना पहाड़ों पे जाकर थोड़ी सी ऑक्सीजन डाउन से हो जा, मगर कोई बात नहीं जिसके लिए सिलेंडर ले लेंगे। तो सिलेंडर हमने 2 लिए, हमने ना 2 ना लिए भाई साहब, 4 थे, हमने 4 सिलेंडर 4 सिलेंडर थे, 4 सिलेंडर थे हमारे पास में। हमने 4 सिलेंडर ले लिए, मगर चल भाई इसकी हो सका तो किसी और की भी हो सकती है, तो हमने वो सिलेंडर 4 ले लिए। 4 सिलेंडर लेकर हमने रख लिए, लेकिन फिर उसने हमें एक शिक्षा और दे रखी थी शेरू को दी थी मिलिट्री वालों ने। अच्छा कि भाई जब भी तुम ऊपर चलोगे तो सिप करके पानी पीते रहना, पानी पीते रहो। अब क्योंकि जब ऊपर जाओगे तो आपका गला सूखता है। पानी में ऑक्सीजन भी तो रहे हैं। हाँ तो इसलिए तो कहते हैं जब ऊपर जाता है तो गला सूखता है कि सिप करके पानी पीते रहना। आप अगर पानी नहीं पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बार भैया हमने तो पहले, क्योंकि पानी की तो पूरी बोतल थी हमारे पास में। अब मेरा मानना ये है अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो ना, तो भाई साहब पहले किसी ट्रैवलर की वीडियो देख लो, वो तुम्हें सारी चीजें बता देगा। जहाँ ऑक्सीजन कम है ऐसी जगह पे। मैंने बहुत से लोगों की लद्दाख गए हुए लोगों की मैंने वीडियो देख ली थी, उन्होंने बताया कि भाई ये दवाई ले लेना, किसी को नोज़िया नहीं होगा, किसी को चक्कर नहीं है। मैं वो टैबलेट लेके गया अपने पास में, भाई साहब मैंने वो टैबलेट शेरू को भी दी। एक बार तो जरूरत पड़ी मुझे भी थोड़ी सी, मैंने भी एक टैबलेट खा ली। मुझे लद्दाख में जरूरत पड़ी थी पेंगोंग लेक के आसपास में, बढ़िया टैबलेट उसने काम करा। ऑक्सीजन की मैं ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी नहीं, ना ही हमने शेरू को दिक्कत होगी। शेरू की मम्मी का फोन वहां भी आया था हमें लद्दाख में भी, भैया दिक्कत तो ना हो रही उसे, मगर आज ऑक्सीजन फुल है इसकी, कोई दिक्कत नहीं। अब भूत के देखो, भूत के विषय में भूत इन्हें दिखाई दिया। आपके साथ कुछ और एक्सपीरियंस हुआ हो? कुछ भी देखो हमारे पास इस वैसे वाले टूर में तो एक्सपीरियंस ना हुआ, लेकिन मैं भूत को मानता नहीं। मैं ये मानता हूँ कि भूत जैसा कुछ होता नहीं, लेकिन एक घटना हमारे साथ हुई थी। एक घटना ऐसी हुई कि मेरे जीवन की पहली घटना वो चीज़। हम हर बार क्या करते हैं, हर बार हमारे यहाँ से गणेश जी की विसर्जन की यात्रा निकलती है। अच्छा हाँ बताओ वो तगड़ी। अब वो यात्रा निकलती है बड़ी सुंदर भाई साहब। मैं आपको बताऊं, देखो मेरे जीवन में कभी भूतों की कोई घटना नहीं हुई। हमने बहुत गाँवों में सुने छलावे पलावे बहुत सुना करते, बहनों का छलावा नाक में बोल रहा, फलाना बोल रहा, ठिकाना बोल रहा। पंची भाई ने बताई थी हाँ आपकी वीडियो हमने देखी कि पंची भाई कह रहे थे कि छलावा है। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा गांव हो जिसका बाबा छलावे से ना लड़ा। वही सारे बाबा छलावे से लड़े, है ना? किसी का बाबा ऐसा है जो छलावे से ना लड़ा है? अब छलावे है तो कहाँ चले गए भाई साहब? ऐसी कोई, ये सब इल्यूजन है, सबकी मानसिक छलावा बोलते हैं। हाँ इल्यूजन है। उनको लगता है कि जब मानसिक रोगी हो जाता है आदमी तो उसे लगता है कि हाँ कोई मेरे पास छू रहा मुझे। तो भैया हमारे यहाँ से यात्रा निकलती है गणेश विसर्जन की, हम निकालते थे। तो हमारे यहाँ गाँव पड़ता है जलालाबाद। गाँव जलालाबाद हमारे पास है, गंगा नहर के पास ही है, मुरादनगर के पास। तो जब वो यात्रा निकल रही थी
मतलब वो घटना ऐसी थी, मतलब आप विसर्जन करने जा रहे थे गणेश जी का? विसर्जन करने जा रहे थे तो भाई जाम तो लगता है विसर्जन में, बहुत कड़ा जाम लगता है। तो हम जो है विसर्जन करने जब गए तो जाम लगा, बहुत लेट हो गया। सारे गली मोहल्ले के सारे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, हम भी थे। तो हमने वो गणेश जी जो है, भाई हम नहर में तो जो है लोग रोकथाम कर देते हैं, तो हम अपने एक अलग जगह देख रखी है, क्योंकि लोकल आदमी जानता है कहाँ विसर्जन करना। तो हम जाकर वहाँ विसर्जन कर दिया। हमने सोचे भाई सड़क पर तो लग रहा जाम, हम गाँव में निकलेंगे, अंदर अंदर जगह निकाल के जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे घर पर। तो कितने लोग थे आपके? हम करीब करीब होंगे 100-150 आदमी। अच्छा, ट्रक ट्रैक्टर वगैरह हो? नहीं, विसर्जन में काफी लोग जाते हैं भाई basically। 2-3 ट्रैक्टरों पे भी थे, हम बाइकों पे भी थे। तो अब क्या हुआ, हम जलालाबाद गांव में घुसे, रात के बज रहे होंगे 1:30-1:45 के आसपास। हम घुसे एक जगह से। अब घुसने के बाद में एक टोयल आई, हमने कहा भाई जिसको पानी वानी पीना हो पी लो, थके आ रहे हो पी लो। उस टोयल पे लोगों ने हाथ मुंह धोए, पानी वानी पिया, चल दिए। अब ट्रैक्टर लेके चल दिए, ट्रैक्टर चलता रहा, पीछे पीछे हम चलते रहे, ट्रैक्टर चलता रहा, पीछे पीछे हम चलते, पूरा जंगल इलाका दोनों तरफ ही। अब जैसे ही ट्रैक्टर चला, चलते 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 एक मोड़ सा आया। एक मोड़ पे पता नहीं क्या चीज थी, हमें नहीं पता। मैं स्कूटर पे था, स्कूटी पे मेरे साथ 2 बच्चे और थे, और मैं स्कूटर चला रहा था। तो पीछे तो ऐसे करके जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, बहुत तेज आवाज, ओए जैसे आवाज मारा, ओए ऐसे लड़की की आवाज में। मैंने कहा किसने आवाज मारी है? अब मैंने जब पिक्चर बोलकर देखा, कुछ नहीं। मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे ये आवाज आ रही है। मैंने कहा भाई तुम्हें भी आवाज आई? कहने लगे हाँ भैया मुझे आवाज आई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दिखाई तो कुछ नहीं देगा, जैसे लड़की की आवाज आवे। मैंने अपने जीवन में पहली बार वो आवाज सुनी, आज तक मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी अपने जीवन में। मैंने भूतों के किस्से बहुत सुने होंगे। देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने देखा हो भूत, लोग कहा पीछे नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा चिपटेगा चिपट जाएगा, कोई आफत आ रही है, चिपटेगा चिपट जाएगा। मैंने वो स्कूटी रोकी, ट्रैक्टर चलता रहा, मैंने देखा पीछे, तो पीछे वाला था वो बालक थोड़ा डर गया। वो कहने लगा भैया मैं स्कूटी चलाऊंगा, आप पीछे आ जाओ। मैंने कोई बात नहीं, चिपटेगा चिपट जाएगा। फिर भी मैं उसके मेरे को देखता रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया वहाँ। मैंने कहा स्कूटर तू चला। मैं बैठ गया स्कूटर पीछे, मैं चलो चलते रहो पीछे पीछे, क्योंकि आवाज़ तो मैंने सुनी थी। रोंगटे भी खड़े हो गए आवाज़ से, क्योंकि आवाज़ वो नॉर्मल नहीं थी। चलो जी कोई बात नहीं, ट्रैक्टर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब तुम्हें घटना देखना क्या हुई, वो आवाज़ तो सुन ली। वो ट्रैक्टर घूम के पूरे गांव का चक्कर लगा के वापस उसी ट्वेल पर आ गया जहां से वो गया था। रियलिटी घटना है भाई साहब। जिस ट्वेल में हमने पानी पिया, उसी ट्वेल पे ट्रैक्टर आकर फिर वहीं खड़ा हो गया। और मैं यहीं से तो गए थे हम। यो क्या लफड़ा हो गया। अब सारे खड़े, मैंने कहा ट्रैक्टर वाला, मैं तुझे रास्ता नहीं पता भाई तुझे? मैं कह रहा भैया मुझे रास्ता तो पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, मैं तो भूल गया। मैंने कहा रात के बज रहे 2 और तू यहाँ सारे लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को घुमा रहा ट्रैक्टर पे। तू तो कह रहा था मुझे रास्ता पता, ये पूरे गांव का चक्कर लगा कर फिर तो उसी ट्वेल पे खड़ा हो गया यार ये तो। मैंने कहा अब निकाल देगा नहीं इससे? क्या लगा भैया निकाल दो। फिर मैंने फोन करा, एक गाँव का ही था वो आदमी। मैंने कहा भाई ऐसे बात हो गई। भैया जो तुमने यहाँ से मुड़ा होगा मुझसे दूसरा रास्ता था, वैसे तुम्हें लेफ्ट लेना था, तुमने राइट ले लिया। चलो जो होगी गलती, पता नहीं हुई नहीं हुई, जैसे भी। क्या पता अंधेरे में? पता नहीं अब घटना हुई या हमारे साथ करी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर जंगल था। चलो जी वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके निकल गई। अब उस ट्वेल पे खड़ा रह गया, मैं स्कूटी लेके। मैं उनसे कहने लगा भाई चलो आगे, वो कहने लगा भैया हम नहीं जाएंगे आगे, इधर से नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो इन्हें निकलन दो, ये पहुंचा देंगे। मैंने स्कूटी को गाँव में से वापस ली, वापस निकल के मैं सड़क पर से आया। तो वो घटना मुझे आज भी मतलब ऐसा कर देती कि हाँ कुछ था। और मेरा मानना भाई साहब ये है कि एक हमारे जानकार थे, उन्होंने हमसे एक बात बड़ी बढ़िया कही थी और मैं उस चीज़ को मानता भी हूँ। देखो ईश्वर ने 3 चीज़ें मतलब निर्मित जो है, जैसे देवता हो गए, राक्षस हो गए, मनुष्य हो गए। ठीक है भाई। अब देवताओं में, राक्षसों में और मनुष्य में क्या क्या फर्क है? क्योंकि राक्षस भी जो थे वे भी इंसान ही थे और मनुष्य भी इंसान ही थे। देवता थोड़े से आसमान में रह गए थे, जिन्हें कहा भी हाँ तो ये तो देवता है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि मनुष्य के पास कितने तत्व हैं भाई साहब? मनुष्य कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 बताते हैं वैसे। नाम बताओ।
जल अग्नि, जल वायु वायु वगैरह ये सारी चीजें। है ना भाई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, राक्षस भी उसी कैटेगरी से मिलकर बना हुआ क्योंकि वो इंसान है। अब देवता किन तत्वों से मिलकर बना? देवताओं के पास 3 तत्व हैं। कौन कौन से? आकाश, वायु वायु और अग्नि। अग्नि। उनके पास 2 तत्व कौन से नहीं है? पृथ्वी और जल। अच्छा वो भगवान हो गए। आप समझो ना भाई, हम इंसान हैं। आप शरीर, आपके शरीर के अंदर कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। आपकी बॉडी के अंदर कितने % पानी है? 71 पानी है ना। पानी। और जिस शरीर पर हम बैठे हैं ये क्या है? मट्टी तो है। मट्टी में मिलेगी। जब हम आदमी मरता है, चिता पर रहता है, तो लास्ट में मट्टी तो बचती है। सारी चीजें तो खत्म हो जाती हैं। तो देवताओं पर 3 तत्व नहीं है। ऐसे ही भूत प्रेत जितने भी आदमी हैं, जिन्हें भूत प्रेत कहते हैं, उन भूत प्रेतों पर भी 2 तत्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने त्याग दिए ना। देखो भूत प्रेत कौन बनेगा भाई साहब? भूत प्रेत वो बनेगा जिन्होंने आत्महत्या करी होगी, जिन्होंने फांसी खाई होगी, जिन्होंने जहर, अननेचुरल डेथ हुई हो। जिन्होंने जान पूछ के अपने शरीर को खत्म कर लिया। अच्छा। भाई भगवान ने तुम्हें शरीर दिया, सुसाइड करते हैं। हाँ, जिन्होंने, भाई भगवान ने तुम्हें शरीर दिया। अब शरीर की आयु भगवान ने निर्धारित कर रखी, तू 70 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 10 साल जिएगा। और मैंने वो शरीर अपना जो है जहर खा कर मार लिया। भाई तूने अपनी मर्जी से तो करा, जान पूछ के तो जहर खाता आदमी। एक विषय भी तो आता है कि भाई जब तक समय नहीं आता किसी चीज का, तो आप नहीं, समय के बिना सुसाइड भी नहीं कर सकते। हाँ, भाई काफी नहीं, लोगों का जैसे देखो, सुना होगा कि भाई ये लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई अरे उसका समय आ रहा था इसलिए उसने जहर खा लिया, उसका समय आ रहा था उसने जहर खा लिया। अब सुनो भाई साहब मेरी बात, अबे क्यों जहर खा लिया? जहर तो मानव निर्मित था, तुझे तो पता जहर खा कर मरूंगा मैं। इस इसका समय मतलब के है, रिगार्डिंग जैसे अभी भाई समय के रिगार्डिंग अगर कोई मरता है एक बार तो वो किसी न किसी ब्रह्म बीमारी से ग्रसित होकर नहीं मरेगा। अभी जैसे किस्सा आया था, एक महिला सुसाइड करने के लिए नहर में कूद गई, उसे बचाने के लिए पुलिस वाला कूद गया और पुलिस वाला मर गया और महिला बच गई। वो देखो अब पुलिस वाला का समय आ रहा जो सुसाइड करने देखो, कूदा उसका समय नहीं आ रहा था। आई थिंक अब आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई साहब, अब इनकी बात मैं मानता हूँ। पुलिस वाला क्यों कूदा? उसे बचाने के लिए। ठीक है, उसे लगता था कि पानी में कूद रहा हूँ, हो सकता है मैं भी मर सकता हूँ। मैं, उसे पता था ना मैं मर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इसे बचा लूं? जब तुम्हें पता, देखो भगवान ने 2 बुद्धि दी है, ईश्वर ने 2 बुद्धि दी है। ईश्वर में ये भी कहा गया है कि भैया पहले तुझे मैं ये बताऊंगा जो गलत है, दूसरी बात ये बताऊंगा कि सही भी है। तो तुम्हें सोचना, तुम्हें सही चूज करना है, गलत चूज करना नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है मैं तैर लूंगा, मैं कर लूंगा, बट बीच में जाकर कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक किस्सा नहीं पता तुम्हें? एक किस्सा, एक कहावत बड़ी तकड़ी है। क्योंकि एक भगवान को मानने वाला बड़ा जबरदस्त एक आदमी था। अब भैया एक जो है हाथी पे महावत बैठा था, हाथी चलाने वाला महावत जिसे कहते हैं। अब हाथी हो गया पागल। अब वो आदमी भगवान को बहुत मानना था कि भाई मैं तो भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, बहुत बढ़िया पुजारी हूँ। अब वो भैया हाथी पागल हो गया, हाथी भागता हुआ आ रहा था। अब महावत कह रहा, हट जा भाई, हट जा भाई। मुझे कौन मार सके, मैं तो भगवान जी का पुजारी हूँ, भगवान तो मुझे बचा ही लेगा, भाई भगवान तो मुझे बचा ही लेगा, मुझे कौन मार सके। अब भैया हाथी जो है धरती, हाथी ने तो सोनो पकड़ कर दह इधर मारा, धरती में दे देगा मारा, उसे मर गया। मरते जैसे वो ऊपर पहुंचा, वो तो बड़े गुस्से में, मैं एक रील के माध्यम से देख रहा था, ये कहानी मुझे वहीं से पता लगी कि जब वो ऊपर पहुंचा वो भगवान जी पर बड़ा नाराज हुआ। क्या भगवान जी, यार मैं तो तुम्हारा बड़ा भक्त था, तुमने मुझे मरवा दिया। कहने लगा वो, भगवान जी कहने लगे मैंने मरवा दिया, मैं क्यों मरवा दूं? देखो मैं तो तुम्हारी बहुत पूजा करता था और तुमने मुझे ऐसे कैसे मार दिया? कहने लगा मैंने तो सुनो भाई साहब, महावत जो बैठा था हाथी पे, कहने लगा भाई तुम तो नुके तुम तो कनकन में हो। मैं तो कनकन में हूं, मैं तुझ में भी हूं, मैं हाथी में भी था और मैं उस महावत में भी था जो तुझसे कह रहा था हट जाए इससे। तूने मान ली उसकी बात? भाई महावत में भी तो मैं ही था जो हाथी को चला रहा था, वो तुझसे कह रहा था हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा भाई, तू हटा क्यों नहीं? तो मैं भी तो तुझसे कह रहा था हट जा, तू मानना क्यों नहीं? तूने अपनी मन मर्जी करी, मर गया तू। वो तो बात, तो वो सब चीजें क्या है? देखो जो स्वयं से मरता है आदमी, वो अपनी पूरी आयु इस पृथ्वी पर जीता है। जब तक समय नहीं आता ना किसी का, जब तक शरीर, ये चीजें आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, जब तक समय नहीं आता ना किसी चीज का, जब तक वो चीज होती नहीं है। मैं अपनी एक घटना बताता हूँ आपको। मेरे यहाँ टांके है, देख लो आप ना,
तो एक बार जब छोटा सा था, तो जो खेत में वो होते हैं ना, अनाज निकालने की मशीन होती है वो, तो मैं अनाज निकाला था, मैंने मुंह पे पूरा रुपट्टा मतलब पूरा शरीर पे लपेट रखा था। तो जो हमारे पापा थे वो उधर बैठे थे, तो लास्ट का समय था जोन सा, और मुझको ये एक होता है कि हमारे मन में दो विचार आते हैं, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव आता है। तो मैंने ये सोचा कि तेरी जो गर्दन है, जो गर्दन है इसमें इसमें आ सकती है, बस मैंने इतना ही सोचा, और मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। और मेरे जो पापा बैठे थे वो सामने बैठे थे, सामने थे बिल्कुल। और भाई ये जो मेरी गर्दन है ना, एक वो आपने एक ऊनी देखी होगी जो रुपट्टा आता है जाल जट वाला, वो फटता नहीं है जल्दी से, और जल्दी से कट भी नहीं सकता वो। तो मैंने क्या है कि मेरे जैसे लपेटते रहे ना, मैं एक लट्टू होता है उस पर, मशीन पे, उस पर मैं लिपट गया। मेरा इतना हौसला बनेगा, मैंने अनाज था वो एकदम फेंक के मार दिया पापा के, और मैंने बस इतना करा, सब ये गया कि मर गया। अब यानी कि जो आत्महत्या का ना, कि आदमी 5 मिनट का होता आदमी सौदा, या तो मेरा क्या यहाँ गर्दन है, यहाँ से मेरा रुपट्टा था, एक होता है या तो यहाँ, दो चीज़ें, सांस तो रुकनी स्वाभाविक है, तो सांस रुक गई। तो मेरा यह है कि आज भी वो चीज़ें जो है ना मेरे साथ हो जाती है, कभी मैं जो है ना सीधा नहीं लौटता हूँ मैं, अगर मैं सीधा लेटा हुआ हूँ ना, तो मेरे साथ सुबह का वो निश्चित होनी है फिर। तो इसलिए मैं या तो गर्दन से लौटता हूँ या साइड से, या जैसे भी लौटता मैं लौटना होता है उसका। तो बस मुझे ये आवाज़ आई थी कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो तुझे क्यों लिया, तू अभी यहाँ से क्यों आ गया। और आप देखो जाल झट के जो इतने अंदर घुस गई, इतनी अंदर। एक तो होता है कि जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, भाई वो तो चीज़ है, चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर में चोट लग गई, लेकिन एक यहाँ से तो स्वाभाविक हिम्मत नहीं किसी के हाथ आदमी बच जाए, तो इतनी अंदर उंगली चली गई थी। तो ये है कि जिस टाइम आँख मिचली तो मन अंदर से एक आवाज़ आई थी कि इसे क्यों उठा लाए, ऐसा मुझे लगा था। तो उनने कैसा कुछ नहीं होने का इसका भी। तो मेरी बिल्कुल कुछ, मेरा कहना कि जब तक तुम्हारी चीज किस्मत में नहीं होगा ना कुछ चीज़ें, तुम्हें हिम्मत नहीं को, तुम्हें जो है ना ऊपर वाला भी उठा ले। भैया जोजिला दर्रा में हमने कावा वावा पिया, कावा वावा पीने के बाद में हम निकल गए फिर हम सीधा कारगिल की ओर। कारगिल पड़ता, तो कारगिल में हम पार करके, कारगिल में जो मिलिट्री का एक बेस कैंप मतलब कैंप है, वहाँ एग्जीबिशन टाइप्स टैंक में खड़े, तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए, हम मेन जहाँ जगह है हम कारगिल में वहीं पहुँच गए। तो रात को भूख लग रही थी, अब हमारा खाने पीने का सिस्टम जो था हमारी गाड़ी में सब कुछ था, हम अपने घर से ले गए थे, हमारे पास गैस सिलेंडर भी, चावल भी, मैगी भी, खाने पीने की व्यवस्था पूरी हमारी। फिर हमने एक जगह पार्किंग में गाड़ी रोकी, बहुत सारे खड़े थे, रात को हमने वहीं चावल बनाए, चावल खाए, फिर हमने वहाँ होटल ढूंढा। अब वो जो जगह थी, वो जगह ऐसी थी कि वो टोटल 99.99% वहाँ मुस्लिम थे। क्या जगह का नाम था उसको? कारगिल। कारगिल। हाँ, तो वो कारगिल की जो लड़ाई भी हुई थी, कारगिल की जो लड़ाई, तो वो जो जगह है वो पूरी की पूरी जो मुस्लिम है, वहाँ पे सारे मुस्लिम, शिया मुस्लिम है, शिया मुस्लिम। और अगर आप वहाँ जाओगे तो आप देखो, भारत एक ऐसा जगह है, आपको वहाँ मतलब दुनिया के सारे हिस्से की दृश्य जो हैं आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे मैं कजाकिस्तान आ गया, आपको लगेगा मैं अफगानिस्तान आ गया। बड़ी सुंदर, बड़ी। हमारा वो था ना शेरू भाई, शेरू मिस्त्री हमारा भाई। रात के बज रहे थे कितने? 2 बज रहे थे, 2 या 3, 2 बज रहे थे। हमारा रात के ट्रैवल था, हम जा भी पहुंचे रात के, नहीं 2 नहीं बज रहे थे भाई साहब, 1:30-2 बजे तो हमने कहवा पिया था, तो शायद नहीं 3:30 के आसपास हम 3:30 रात के। हाँ, 1 घंटे बाद मतलब जोजिला पास करके हम अब उसको तो पता था शेरू को ये कौन लोग है, अब हमें नहीं पता था भाई ये सिया सुन रहे। तो कहने लगा भाईजान यहाँ नहीं रुकते, आगे रुके कहीं भाईजान, यहाँ नहीं रुकना अगर। मैंने बोला भाई क्यों नहीं रुक सकते, हाँ 3 बज रहे हैं, आगे तुम कहाँ रुकोगे? मका हाँ मिले ना मिले, तो मका तुम जो है ना यहीं रुक जाओ मका। तो मैं बोला असमानी भाई एक काम कर, जरा देख का होटल कोई ठीक सा। अब हाँ होटल मिल गया, तो भाई वो गाड़ी में से ना उतरे, लेकिन ना भाईजान मैं तो गाड़ी में सो जाऊँगा। मैंने कि सुनो भाई क्यों गाड़ी में सोगा तुम, कोई समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो कौन होगा उसका जिम्मेदार। तो भाईजान शेरू भाई ने कहा ना भाईजान तुम चले जाओ, मैं तो सो जाऊँगा ही। मैंने कि बहुत जल्दी उतरो, और शेरू हमारे साथ में चलने के लिए तैयार होगा। तो शेरू बोला ने कि भाई साहब चाय लो क्या? इन्हें कहाँ चाय? शेरू ने ना भाई साहब मैं चाय भी नहीं पीने का। मैंने कि भाई क्या मामला है, शेरू चाय नहीं पी रहा, उतरने को तैयार नहीं।
तो मेरे से अश्वनी और जो हमारा भाई था सुधांशु, वो दोनों एक साथ थे, और शेरू मेरे साथ लौट गया उधर। तो मेरे से कान में क्या कहता है शेरू भाई, वो भाईजान ये जो है ना, यहाँ नहीं सिया है तो कि सिया यहाँ हम सुननी है, हम दिखाते हैं इनका, नहीं। हम तो यार रुकने के बिना। नहीं उसने किधर का भाईजान, मैंने कहा भैया हमारे लिए सिया हाँ, सुननी तो एक कुछ काम नहीं करो, है। सुनो, जागते सुइयो रात को। मैंने कहा भाई क्यों मका, इन्हें कहा भाईजान चक्कर लगाती हो केट की। कहीं मार देने क्योंकि के। वो एरिया जो था प्रॉपर, हाँ भाई एकदम से बड़ा अब खतरनाक एरिया था। जब हम रात खतरनाक हो गए। हाँ। खतरनाक आदमी को लगता है, क्योंकि जब भाई पूरा मुस्लिमों से है, अब खतरनाक कैसे लगा भाई, हम तो पहली बार गए वहाँ। अब उसे सिया सुनने वाला सिस्टम था उसका। अब जब हम वहाँ पहुंचे तो रात को गाड़ियों में गाने बज रहे हैं उनके, काले झंडे ले रहे हुए, उनमें उर्दू में लिखा, हिंदी वाला कुछ है ही नहीं वहाँ। अब उर्दू भाई थोड़ी बहुत तो अरबी में हमारी- लिखा होगा, उर्दू में भी नहीं है। उर्दू में लिखा था। उर्दू। अब हम अलिफ बे तो थोड़े बहुत तो पता भैया, अब उर्दू की हम गिनती पढ़ना है, ग्राम क्षेत्र के आदमी है। तो अब टोटल उसमें उर्दू में लिखा, काला झंडा लग रहा। मैंने कहा भाई क्या लफड़ा है भैया, मैंने कहा खिलाफ खिलाफ तो ना चलते हैं। अब भैया जब हम गलत जगह रुक मैं और सुधांशु भाई हम दोनों जो है होटल करने चले गए, ये दोनों गाड़ी में बैठे, चटकने लगा के। इन्हें दोनों गाड़ी लोग करके बैठे थे। हमने भैया होटल देखा, होटल सही लगा, कमरे में हमने जो है अपना सिस्टम बिठा लिया। तो जो हमें होटल में दिखाने वाला था लड़का, मैंने उससे पूछ लिया भाई काले झंडे कैसे लग रहे हैं भाई, ये क्या काले झंडे लगा रहे हैं? हिंदी भाषा समझते हैं हमारी? हाँ समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई काले झंडे क्यों, क्या लिखा उर्दू में? तो फिर उसने कहा कि भैया हम सिया हैं और मुहर्रम आने वाला है, तो हम मुहर्रम के झंडे लगा रहे, तो मुहर्रम के लिए हम मुहर्रम मनाते हैं। ओहो, मैं तब समझा, मैंने कहा अच्छा काले झंडे पे जो है भाई मुहर्रम मनाते हैं, इसलिए रात को झंडे लगाने गाने गा रहे हैं। भैया मैंने नीचे गया, मैंने कहा हाँ भाई होटल हो गया, गाड़ी साइड में लगाओ, ऊपर आ जाओ। तब भैया हम ऊपर लौटे, फिर सुबह को हम फिर निकल गए वहाँ से। हम सुबह को निकल गए वहाँ से इस टाइम 12 बजे दोपहर के समय। हम फिर दोपहर के बजे निकलने के बाद हम सारी कारगिल घूम घाम के, बड़ी अच्छी कारगिल जगह बढ़िया है घूमने के लिए। हाँ, बड़ी कारगिल अच्छी है। अच्छी जगह, कारगिल अगर अच्छी कोई जगह। चीजें घूमना कारगिल चाहता में है हो गया, मजा आएगा कारगिल पूरा। घूमना। हाँ, कारगिल अगर से कोई व्यक्ति पाकिस्तान का यहाँ बॉर्डर से- दिखता है। अल्लेह सेफ है घूमने के लिए लद्दाख हो गया। हाँ सब बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ है कि हम बस एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कुल्लू मनाली के रास्ते से ना आए, वहाँ से ना आए, मनाली वाले रास्ते। ऐसा हमने क्या काम करा, हम पहली बार गए और पहली बार हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। हम गए कश्मीर से, आए मनाली से, मतलब हिमाचल से होते हुए, डारचा पांग इधर से होते हुए आए। तो लेह लद्दाख अच्छा जगह है घूमने के लिए, बड़ी बेहतरीन जगह है। कारगिल में आप कारगिल में घूमो, कारगिल से आप पाकिस्तान का बॉर्डर देख सकते हो दूरबीन से। आप वहाँ से कौन कौन सी जो है, कौन सा पहाड़ी इलाका जो है भारत ने कब्जाया, कारगिल युद्ध में कौन कौन सी पहाड़ियों पर हमने जो है विजय हासिल करी, तो सब चीज़ दिखा, दूरबीन से दिखता है वैसे तो सामने से, लेकिन वहाँ सामने दिखाते से तो होंगे, आपको बस हाँ जगह है। आपको वहाँ पे क्या है, कारगिल सामने एक आपको दिखाई देगा हरे रंग का एक जो मस्जिद है वहाँ पर, वो चीज़ आपको दिखाई देगी वहाँ पर। बड़े गूज बम्स आते होंगे। आप दूरबीन से देखो तो आपको मस्जिद दिखाई देगी वहाँ। हाँ, वहाँ पे जो रखी हुई है दूरबीन है, तो वो आपको बस वही चीज़ से दूरबीन के द्वारा ही आपको उधर के दिखाई लोग देगी। दिखाई देंगे आपको, उधर चलते हुए दूरबीन में दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देंगे। बस दूर से दिखाई, दूरबीन से दिखाई देंगे। तो काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा कश्मीर के बारे में, आपको काफी अंदर की डीप नॉलेज मिली होगी। डीप जो घटना इनके साथ हुई है, काफी डेंजरस घटना थी, जो जिसमें मारे भी जा सकते थे। तो किसी भाई के साथ ऐसी घटना हुई तो कमेंट में जरूर शेयर करें। और अश्वनी भाई और सुमित भाई के साथ काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे दोनों? नहीं, हमें आपके पॉडकास्ट पर बड़ा मज़ा आया, अपनी स्टोरी शेयर करने में बड़ा अच्छा लगा हमें भी। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही जो है पॉडकास्ट करते रहें, नए नए लोगों के हमारे पास किस्से बहुत हैं, हम बार बार आपकी पॉडकास्ट में आते रहेंगे, अपने नए नए किस्से सुनाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भाइयों का। बिल्कुल जी, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।